नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी, आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 13, 7वें स्तर का महाराक्षस। रुद्र का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके भीतर युद्ध करने की एक तीव्र इच्छा हिलोरे मार रही थी। देखता हूं मेरी मौजूदा ताकत पहले और 7वें स्तर के राक्षसों के सामने कहां टिकती है। रुद्र की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। 6ठे स्तर तक के राक्षसों से तो उसे कोई खौफ नहीं था, पर 7वें स्तर के राक्षसों का सामना करते वक्त उसके मन में हल्की सी शंका जरूर थी। लेकिन अपनी असली ताकत का अंदाजा लगाने के लिए एक मजबूत दुश्मन से भिड़ना बहुत जरूरी था। 7वें स्तर के राक्षस, मैं आ रहा हूं। रुद्र ने दहाड़ते हुए उस दिशा में दौड़ लगा दी। उसके सीने में खून खौल रहा था और दिमाग में बस लड़ने का जुनून सवार था। लेकिन वह अंधा नहीं था और न ही बेवकूफी में कोई कदम उठाने वाला था। वह जानता था कि दुनिया के नियम कितने कठोर हैं, एक छोटी सी चूक और मौत पक्की। वटियां छीनने और मंगेतर के धोखा देने जैसी घटनाओं के बाद उसका दिल पत्थर सा कठोर और ठंडा हो चुका था। भले ही 7वें स्तर के राक्षस बेहद खतरनाक होते हैं, पर रुद्र के पास आत्मा दमन, सोल सप्रेशन जैसी खौफनाक प्रतिभा थी। इसके साथ साथ उसके मुक्कों की ताकत भी कमाल की थी। उसे यकीन था कि वह खुद को बचा लेगा, और अगर स्थिति बिगड़ी भी तो वह वहां से तेजी से निकल सकता था। ग्ररा, घने जंगल की गहराइयों से एक भारी और भयानक दहाड़ गूंजी। एक विशाल हरित केसरी बाघ, ग्रीन मेन टाइगर, पेड़ों को चीरता हुआ बाहर निकला और सीधे रुद्र की ओर झपटा। यह 7वें स्तर का राक्षस था, अब तक का सबसे खूंखार दुश्मन जिसका रुद्र ने सामना किया था। रुद्र से करीब 10-12 फीट की दूरी पर उस बाघ ने हवा में छलांग लगाई। उसके विशाल पंजे रुद्र को चीरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आजा, आज तेरी ताकत भी देख लेते हैं। रुद्र पीछे हटने के बजाय एक जोरदार चीख के साथ आगे बढ़ा। उसका शरीर एक छूटे हुए तीर की तरह हवा में उछला और उसने पूरी ताकत से अपना मुक्का दे मारा। हवा के घर्षण से एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। हवा में ही दोनों इंसान और राक्षस आपस में टकराए। रुद्र ने बड़ी चतुराई से अपने शरीर को मोड़ा और बाघ के जानलेवा पंजों से बच निकला। उसी पल उसका दाहिना मुक्का सीधे उस हरित केसरी बाघ के सिर पर जा लगा। धड़ाम, एक भारी गूंज के साथ वह विशाल बाघ दर्द से दहाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र ने तुरंत एक बड़ी चट्टान पर छलांग लगाए और मुड़कर बाघ को देखा। वह हैरान रह गया। अभी जो मुक्का उसने मारा था उसमें कम से कम 16,000 किलोग्राम की प्रचंड ताकत थी। फिर भी बाघ के सिर पर लगने के बावजूद उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। अद्भुत, 7वें स्तर के राक्षस सच में फौलाद के बने होते हैं। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और चेहरा गंभीर हो गया। अगर 7वें स्तर का राक्षस इतना मजबूत है, तो 8वें, 9वें या दूसरे स्तर टियर 2 के राक्षसों की ताकत तो सोच से भी परे होगी। एक बार और, रुद्र हार मानने वालों में से नहीं था। एक भयानक गर्जना के साथ वह चट्टान से कूदा और फिर से उस बाघ की ओर लपका। उसका मुक्का एक बार फिर आंधी की तरह आगे बढ़ा। इस बार बाघ ने सीधा मुकाबला नहीं किया। जाहिर है, 16,000 किलो की ताकत झेलना उसके लिए भी कोई मजाक नहीं था। बाघ ने छिपने के बजाय अपनी विशाल और मजबूत पीठ रुद्र की ओर कर दी। ठक, रुद्र का मुक्का बाघ की पीठ पर ऐसे लगा जैसे किसी लोहे की चट्टान पर टकराया हो। इस प्रहार से बाघ का शरीर बस हल्का सा कांपा, बाकी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। रुद्र की हैरानी का फायदा उठाते हुए बाघ अचानक मुड़ा और उसे दबोचने के लिए झपटा। रुद्र ने ठंडी सांस ली, हवा में गोता लगाते हुए बाघ की पीठ से उछला और वापस उसी चट्टान पर जा खड़ा हुआ। इन 7वें स्तर के राक्षसों से सीधे बल से निपटना मुश्किल है। मुझे अपनी आत्मा दमन प्रतिभा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक आ गई। भले ही वह आत्मनिर्माण स्पिरिट बिल्डिंग के चौथे चरण पर पहुंच चुका था,
पर उसने अभी तक सिर्फ बुनियादी युद्ध कला सीखी थी। उसके पास कोई विशेष युद्ध तकनीक, मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं थी। सिर्फ शरीर की ताकत के भरोसे वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगर उसके पास आत्मा दमन न होता तो वह इस बाघ का बाल भी बांका नहीं कर पाता। वापस लौटकर मुझे अभ्यास के लिए कोई अच्छी युद्ध तकनीक ढूंढनी होगी, रुद्र ने मन ही मन पक्का इरादा किया। बिना और समय गंवाए रुद्र एक और जोरदार दहाड़ के साथ बाघ पर टूट पड़ा। ग्ररा हरित केसरी बाघ ने भी रुद्र की चाल समझ ली थी। बिना किसी डर के वह हवा में उछला और रुद्र से भिड़ने के लिए तैयार था। बाघ की आंखों में खूनी पागलपन दिख रहा था। उसने तय कर लिया था कि इस छोटे से इंसानी योद्धा को उसकी असली औकात दिखाएगा। ठीक उसी पल रुद्र ने एक चीख के साथ अपनी जादुई आत्मा दमन प्रतिभा को जगा दिया। एक खौफनाक और ईश्वरीय दबाव रुद्र के शरीर से निकला और उस विशाल बाघ को पूरी तरह घेर लिया। ग्रर म्याऊं उस खूंखार बाघ की गर्जना पलक झपकते ही भीगी बिल्ली जैसी चीख में बदल गई। हवा में ही उस बाघ का विशाल शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। रुद्र से निकलने वाले उस आदि ड्रैगन के खौफ ने बाघ की रूह कंपा दी थी। अब बाघ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रुद्र के करीब भी फटके। बाघ ने हवा में ही अपना शरीर मोड़ा, जमीन पर गिरा और दुम दबाकर भागने लगा। अब कहां भागेगा, बहुत देर हो चुकी है। रुद्र जोर से चिल्लाया और हवा में से गोता लगाते हुए तेजी से नीचे आया। धड़ाम 16,000 किलो की ताकत वाला वह वज्र जैसा मुक्का सीधे उस भागते हुए बाघ की खोपड़ी पर आ गिरा। बाघ दर्द से चीखने लगा, लेकिन वह एक बार में मरने वाला नहीं था। तेरी तो, रुद्र का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से बाघ के सिर पर मुक्कों की बरसात कर दी। कुछ ही पलों में वह 7वें स्तर का महाराक्षस रुद्र के हाथों कुचला जा चुका था। उफ, सच में बहुत थका देने वाला था। रुद्र पसीने से तरबतर हो गया था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और एक लंबी आह भरी। बिना किसी युद्ध तकनीक के वह सिर्फ अपनी जानवर जैसी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। यह तो उसके पुराने युद्ध के अनुभव और फुर्ती का कमाल था, वरना उसकी आधी ताकत तो यूं ही बेकार चली जाती। इस लड़ाई ने उसे समझा दिया था कि एक असली युद्ध तकनीक का होना कितना जरूरी है। सिर्फ ताकत के दम पर वह 6-7वें स्तर के योद्धाओं को तो हरा सकता था, लेकिन अगर सामने कोई ऐसा योद्धा आ गया जिसने कोई तकनीक सीखी हो तो रुद्र को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। अभी मेरे पास कोई तकनीक नहीं है, पर अगर मुझे पर्याप्त मृदा रक्तवटियां मिल जाएं, तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। रुद्र की आंखें चमक उठी। तेजपुर शहर लौटने के बाद उसे 2 सबसे जरूरी काम करने थे। पहला, औषधियां खरीदना और दूसरा, कोई बेहतरीन युद्ध तकनीक ढूंढना। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अचानक रुद्र के ख्यालों में अनन्या वर्मा का चेहरा घूम गया। आत्मा खड्ग अकादमी बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित गुरुकुल था। वहां जाने के बाद अनन्या को यकीनन बेहद शक्तिशाली तकनीकें सीखने को मिलेंगी। अगर रुद्र ने कड़ी मेहनत नहीं की, तो 1 साल बाद वह उसके सामने कैसे टिकेगा। इस विचार ने रुद्र के भीतर एक अजीब सी बेचैनी और दबाव पैदा कर दिया। उसने मरे हुए बाघ की तरफ देखा। उसे इस 7वें स्तर के राक्षस के रक्त से बहुत उम्मीदें थीं। रुद्र ने अपनी हथेली उस हरित केसरी बाघ के घाव पर रखी और अपनी रक्त भक्षण प्रतिभा को चालू किया। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बाघ का खून रुद्र की दाईं हथेली की नसों में खींचने लगा। पल भर में उस विशाल राक्षस का सारा खून रुद्र की हथेली के नीचे एक चक्रवात की तरह घूमने लगा और अंत में सिकुड़कर एक लाल बीन्स रेड बीन के आकार की रक्त बूंद में बदल गया। बस इतना सा। रुद्र ने निराशा से अपनी भौहें सिकुड़ी। हालांकि यह बूंद पिछले राक्षसों से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क नहीं था। पहले स्तर के राक्षसों का रक्त बहुत ही कमजोर होता है। जब मेरे पास पर्याप्त ताकत आ जाएगी, तब मैं दूसरे स्तर टियर 2 के राक्षसों का शिकार करूंगा। रुद्र ने सिर हिलाते हुए उस रक्त बूंद को अपने शरीर में सोख लिया। उसने उस सूखे हुए बाघ के कंकाल को अपने जीवन लोक में डाल लिया। मुझे यहाँ आए हुए कई दिन हो गए हैं, अब तेजपुर शहर लौटने का वक्त आ गया है। जैसे ही रुद्र ने वहां से कदम बढ़ाया, ग्ररा गरज पीछे के घने जंगल से राक्षसों की कई बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली दहाड़ें गूंज उठी। अध्याय 14, रास्ता रोका। पीछे से आ रही राक्षसों की दहाड़ें उन हरित केसरी बाघों से कहीं ज्यादा भयानक थीं।
रुद्र को अंदाजा हो गया था कि वह इनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। भले ही उसके पास आत्मा दमन, सोल सप्रेशन जैसी खौफनाक प्रतिभा थी, लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। अगर राक्षस का स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा हो, तो इस प्रतिभा का असर काफी कम हो जाता है। अगर सामने कोई ऐसा महाराक्षस आ जाए जिसका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो, तो रुद्र अगर खड़ा होकर उसे लगातार मारता भी रहे, तब भी उसे मार गिराना नामुमकिन होगा। ये जगह अब रुकने लायक नहीं है। रुद्र की आंखें तेजी से फड़फड़ाईं। यह अच्छा हुआ कि उसने सही समय पर वहां से निकलने का फैसला किया। अगर उन महाराक्षसों ने उसे घेर लिया होता, तो मौत पक्की थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस घने जंगल से बाहर की ओर दौड़ लगाए और बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद ही अपनी रफ्तार धीमी की। उसका इरादा था कि लौटते वक्त रास्ते में कुछ और पहले स्तर के राक्षसों का शिकार कर लेगा ताकि औषधियों के लिए कुछ और धन इकट्ठा हो सके। लेकिन लगता था कि उसकी किस्मत अब जवाब दे चुकी थी। वापसी के पूरे रास्ते में उसे एक भी राक्षस नहीं दिखा। रुद्र थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जब उसने अपने जीवन लोक में रखे दर्जनों राक्षसों के अवशेषों और उनकी जादुई वटियों मॉन्स्टर पिल्स के बारे में सोचा, तो उसे तसल्ली मिल गई। इन चीजों को बाजार में बेचकर वह इतना धन तो कमा ही लेगा कि कम से कम आत्मनिर्माण स्पिरिट बिल्डिंग के छठे स्तर तक पहुंच सके। आधे दिन के सफर के बाद रुद्र कालधनवन पर्वतमाला के किनारे पर पहुंच गया। जंगल से लगी पहाड़ी पगडंडी पर अचानक दो आकृतियां उभरी और सीधे रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गईं। अरे, रुद्र राठौर, आज का दिन ही खराब है जो इस कचरे की शक्ल देखनी पड़ गई। सामने खड़े दोनों लड़कों के चेहरे पर नफरत थी। उन्होंने जानबूझकर रुद्र का रास्ता रोक लिया। गौरीशंकर, गौतम, तो तुम दोनों हो? रुद्र का चेहरा सख्त हो गया और उसकी भौहें तन गईं। ये दोनों तेजपुर शहर के गौड़ परिवार गांव फैमिली के लड़के थे। उम्र में रुद्र से थोड़े बड़े थे और दोनों की शक्तियां जाग चुकी थीं, जिससे वे आत्मनिर्माण स्तर पर पहुंच चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि गौरीशंकर ने हाल ही में इस स्तर पर कदम रखा था, जबकि गौतम आत्मनिर्माण के दूसरे चरण पर पहुंच चुका था। तेजपुर शहर के युवाओं में इन दोनों को अच्छा खासा योद्धा माना जाता था। शराफत से रास्ता छोड़ दो, वरना, रुद्र ने ठंडी आवाज में कहा। उसे इन दोनों से उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तेजपुर शहर में राठौर परिवार और गौड़ परिवार की पुरानी दुश्मनी थी। दोनों खानदानों के बड़े बुजुर्गों से लेकर युवा योद्धाओं तक हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती थी। अगर राठौर परिवार ने रुद्र का हक न मारा होता, तो वह आज इन दोनों को सबक सिखाने में एक पल भी न सोचता। लेकिन अपने ही खानदान से मिले धोखे के बाद वह अब इन फालतू के झगड़ों में पड़कर राठौर परिवार के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। रुद्र राठौर, क्या तू आज भी खुद को वही महान जीनियस समझता है जिससे सब डरते थे? गौरीशंकर ने कुटिल मुस्कान के साथ ताना मारा। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार दिख रहा था। दोनों परिवारों के युवा हमेशा एक दूसरे से तुलना करते थे, और रुद्र अपनी बेमिसाल प्रतिभा के कारण हमेशा सबसे आगे रहता था। पिछले कई सालों से गौड़ परिवार के युवा, जिसमें गौरीशंकर भी शामिल था, रुद्र की परछाई में जीने को मजबूर थे। लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल गया। रुद्र एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा बन गया, जबकि गौरीशंकर ने अपनी शक्तियां जगा ली। सालों की वह घुटन और जलन अब बाहर आ रही थी। गौरीशंकर के हाथ खुजला रहे थे कि वह रुद्र को जी भर कर पीटे। यही हाल गौतम का भी था। भले ही वह दूसरे चरण पर था, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा थी और प्रतिभा औसत। हमेशा रुद्र से उसकी तुलना होती थी और उसे नीचा दिखाया जाता था। उसके दिल में नफरत का बीज पल रहा था। आज इस सुनसान जंगल में रुद्र को अकेला पाकर वह उसे कच्चा चबा जाना चाहता था। लेकिन गौरीशंकर के होते हुए उसे लगा कि उसे अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अच्छे कुत्तों की तरह रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। रुद्र की आंखों में एक खौफनाक ठंडक उतर आई। भले ही उसे अपने परिवार से कोई लगाव नहीं बचा था, लेकिन अगर ये दोनों जबरदस्ती गले पड़ेंगे, तो वह इन्हें इनकी औकात दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें कुत्ता कहे? लगता है तू अपनी जिंदगी से ऊब चुका है। गौतम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसकी आंखों में खूनी चमक आ गई। गौरीशंकर ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसका चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। गौतम भाई, आप शांत रहिए। इस कचरे को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। आप बस तमाशा देखिए। गौरीशंकर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना घमंड दिखाते हुए गर्दन चटकाए।
एक कचरे को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। रुद्र, अगर तू इतना ही हवा में उड़ेगा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते ही गौरीशंकर हवा के एक तेज झोंके की तरह रुद्र की ओर लपका। अपने मन की भड़ास निकालने के लिए उसने अपने खानदान की नई सीखी हुई तकनीक वज्र मुष्टि शुगैंग बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया। उसकी मुट्ठी से हवा चीरने की आवाज आए और उसके दाहिने हाथ पर एक धुंधली सफेद रोशनी चमकने लगी। यह आत्मनिर्माण स्तर के योद्धाओं की खासियत होती है। उनके वार में जो दिव्य ऊर्जा होती है, उसे कोई भी साधारण काया शोधन वाला इंसान नहीं झेल सकता। देखता हूं किसका अंजाम बुरा होता है। रुद्र के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। वह अपनी जगह से हिला और सीधे गौरीशंकर के वार का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। रुद्र ने मुके का जवाब मुके से दिया। उसने अपना दाहिना हाथ पूरी ताकत से घुमाया और गौरीशंकर की वज्र मुष्टि से सीधा टकरा गया। धड़ाम, एक भारी गूंज के साथ दोनों के मुक्कों के बीच की हवा पानी की लहरों की तरह कांप उठी। हा हा हा, मर साले, आ है। गौरीशंकर की खूंखार हंसी पलक झपकते ही एक दर्दनाक चीख में बदल गई। रुद्र के मुके में इतनी प्रचंड ताकत थी कि उसने गौरीशंकर को हवा में उड़ा दिया। आह, मेरा हाथ! गौरीशंकर जमीन पर गिरा, उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और उसकी आंखों में खौफ छा गया। नामुमकिन! उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्र ने उसे एक ही वार में धूल चटा दी। ये देखकर गौतम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में शक की लहर दौड़ी। रुद्र ने गौरीशंकर को हरा दिया। क्या ये लड़का शुरू से ही अपनी ताकत छिपा रहा था? ये क्या माजरा है? पर अगले ही पल गौतम ने इस विचार को झटक दिया। कोई भी इंसान अपनी मंगेतर और वटियां छीनने का नाटक नहीं करेगा। गौतम भाई, मेरा बदला लो। गौरीशंकर का चेहरा दर्द और शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी गौरीशंकर। ये लड़का बस जानवर जैसी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तू चिंता मत कर, मैं इससे तेरे हर दर्द का 100 गुना वापस दूंगा। गौतम ने ठंडी हंसी हंसी और रुद्र की ओर लपका। रुद्र राठौर, मैं आज तुझे सिर्फ सबक सिखाने वाला था, पर अब मुझे लगता है कि तुझे अपाहिज करना ही ठीक रहेगा। गौतम दहाड़ा और उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। उसके शरीर के आसपास की हवा कांपने लगी और एक सफेद रंग की सुरक्षा परत उसके चारों ओर बन गई। आत्मनिर्माण का दूसरा चरण। रुद्र ने एक ही नजर में गौतम की असली ताकत को भांप लिया। सच कहा जाए तो एक तकनीक सीखा हुआ इंसानी योद्धा उसी स्तर के राक्षस से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। गौतम के शरीर पर जो सफेद रोशनी थी, वह किसी राक्षस की मोटी खाल जैसी मजबूत सुरक्षा दे रही थी। बिना किसी बड़ी ताकत के इसे तोड़ना नामुमकिन था। रुद्र, अब तू दूसरे चरण की असली ताकत देखेगा। हार मानने के लिए तैयार हो जा। गौतम ने चीखते हुए अपने खानदान की सबसे घातक तकनीक वानर नख लिंग युएन सीज का इस्तेमाल किया। उसका दाहिना हाथ मानो किसी सफेद बर्फीले हुक में बदल गया और हवा को चीरते हुए सीधा रुद्र की ओर बढ़ा। वानर नख तकनीक खंजर की तरह तेज होती है। ये पलक झपकते ही दुश्मन का सुरक्षा कवच तोड़ सकती है। एक छोटी सी चूक और इंसान की मौत पक्की। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखों में एक पैनी चमक आई। उसे यह मानना पड़ा कि ये युद्ध तकनीकें मार्शल आर्ट्स सिर्फ जानवर जैसी ताकत से कहीं ज्यादा असरदार होती हैं। कम से कम अभी, बिना किसी तकनीक के, वह ऐसे पेंचीदा और घातक वार नहीं कर सकता था। लेकिन दूसरे चरण के इस घमंडी गौतम का गुरूर तोड़ने के लिए रुद्र की जानवर जैसी ताकत ही काफी थी। अध्याय 15, धूल चटा दी। आत्मनिर्माण का दूसरा चरण। तो आ जा। रुद्र राठौर ने दहाड़ते हुए एक जोरदार कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में घुमाया और मुट्ठी भींचकर गौतम के उस वानर नख वाले घातक प्रहार पर सीधा वार कर दिया। इतनी हिम्मत! मेरे वानर नख को नंगे हाथों से रोकने की जरूरत? लगता है मौत को खुद बुलावा दे रहा है। रुद्र की यह हरकत देखकर गौतम खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि इस एक वार से वह न सिर्फ रुद्र का हाथ तोड़ देगा, बल्कि सीधे उसके सीने में प्रहार करके उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर देगा। धड़ाम, एक भयानक गूंज उठी। मुट्ठी और पंजों की इस खौफनाक टक्कर में रुद्र अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। इसके उलट रुद्र की मुट्ठी से एक प्रचंड ऊर्जा निकली जो सीधे गौतम के शरीर में घुस गई और उसे हवा में उड़ा दिया। कड़क, हड्डियां टूटने की एक खौफनाक आवाज जंगल में गूंज उठी। गौतम का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। वह चीखता हुआ कई फीट दूर जाकर जमीन पर धड़ाम से गिरा। आह, मेरा हाथ! गौतम का चेहरा दर्द से बुरी तरह सिकुड़ गया था। वह अपना टूटा हुआ दाहिना हाथ पकड़कर जमीन पर पागलों की तरह तड़प रहा था। यह खौफनाक नजारा देखकर गौरीशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट चुकी थी। ये कैसे मुमकिन है? गौतम भाई, आप तो आत्मनिर्माण के दूसरे चरण पर हैं, आप इस कचरे से कैसे हार सकते हैं? गौरीशंकर की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। नहीं, इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। गौतम ने किसी तरह उठने की कोशिश की, उसकी आंखों में अब साफ खौफ दिख रहा था। क्या ये सिर्फ काया शोधन के शिखर पर नहीं था? अबे बेवकूफ, खुद सोच। अगर यह सिर्फ काया शोधन पर होता तो हम दोनों को ऐसे धूल कैसे चटाता? तो अब क्या करें? क्या करें? भाग यहां से। गौतम ने अपनी बची खुची ताकत से गौरीशंकर को लात मारी और पलटकर भागने लगा। रुद्र की इस खौफनाक ताकत के सामने वे दोनों रेंगते हुए कीड़ों के समान थे। अब उनके दिमाग में सिर्फ अपनी जान बचाकर भागने का ख्याल था। इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे? रुद्र के होठों पर एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान आई। उसकी यह आवाज गौरीशंकर और गौतम के कानों में यमराज की पुकार जैसी लगी। दोनों की रूह कांप गई। धप धप। रुद्र एक तेज आंधी की तरह उन दोनों तक पहुंच गया। उसने अपने मुंह के हवा में लहराए और उन दोनों को जमीन पर पटक दिया। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। वे दोनों जमीन पर सिकुड़कर गिड़गिड़ाने लगे। उनकी सारी हेकड़ी हवा हो चुकी थी। रुद्र ने तिरस्कार से हंसते हुए उनकी कमर से 2 छोटी थैलियां निकाल ली। जब उसने थैलियां खोली तो उसमें कोई युद्ध तकनीक, मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। उसमें सिर्फ कुछ 100 चांदी के सिक्के थे। इसे मेरे समय बर्बाद करने का हर्जाना समझो। आज तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर मेरे सामने आए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। निकल जाओ यहां से। रुद्र ने एक जोरदार लात मारकर दोनों को दूर फेंक दिया। रुद्र राठौर, तू इंतजार कर। आज के इस अपमान का बदला हम लेकर रहेंगे। काफी दूर भागने के बाद गौरीशंकर और गौतम की हताश और गुस्से से भरी आवाजें गूंजी। रुद्र ने एक ठंडी हंसी के साथ वे चांदी के सिक्के अपनी जेब में रखे और पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ गया। कितने शर्म की बात है, इन दोनों के पास कोई ढंग की युद्ध तकनीक तक नहीं थी। हालांकि वह थोड़ा निराश था, पर रुद्र जानता था कि तेजपुर शहर जैसी जगह पर युद्ध तकनीकें बहुत दुर्लभ होती हैं। किसी भी खानदान के लिए ये उनकी सबसे कीमती अमानत होती हैं, जिन्हें वे आसानी से बाहर नहीं जाने देते। अगर उन दोनों बेवकूफों के पास कोई तकनीक मिल जाती तो ये सच में एक बड़ा चमत्कार होता। लगता है मुझे अपने खानदान के युद्ध तकनीक कक्ष गोंफा पवेलियन जाना ही पड़ेगा। ये सोचते ही रुद्र की युद्ध तकनीक पाने की चाहत और तेज हो गई और उसके कदम अनजाने में ही तेज हो गए। शहर लौटने के बाद रुद्र सीधे राठौर परिवार के महल में नहीं गया, बल्कि शहर की हाट बाजार गली की ओर मुड़ गया। उसे अपने शिकार किए गए राक्षसों के अवशेष बेचने थे ताकि वह अपने अभ्यास के लिए और अधिक वटिया पिल्स खरीद सके। वैद्य मुकुंद से उसे कोई उम्मीद नहीं थी और अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं थी। श्रेष्ठ एंटरप्राइजेज बाबाओ कमर्शियल बैंक के मुख्य हॉल में पहुंचकर रुद्र सीधे उसी काउंटर पर गया जहां वह पिछली बार गया था। सामने मुनीम रमेश खड़े थे। मुनीम जी, मुझे राक्षसों के अवशेषों की एक बड़ी खेप बेचनी है। राक्षसों के अवशेष? बिल्कुल, लाइए। मुनीम रमेश ने धीरे से सिर हिलाया, पर उनकी आंखें रुद्र को बहुत गहराई से देख रही थी। वे जानना चाहते थे कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले लड़के में ऐसा क्या खास है जिसने मुख्य कार्यालय की अधिकारी काव्या मल्होत्रा का ध्यान खींचा था। पर उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया, बस इतना लगा कि इस लड़के के शरीर की ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत हो चुकी है। हॉल में काफी भीड़ थी। तभी रेशमी कपड़ों में सजे कुछ रईस लड़कों की नजर रुद्र पर पड़ गई। अरे, क्या वह रुद्र राठौर नहीं है? वाकई ये वही कचरा है जिसकी शक्तियां ही मर चुकी हैं और मंगेतर छोड़कर भाग गई है। वह किस मुंह से यहाँ खड़ा है? ओ बड़े जीनियस, तू यहाँ क्या कर रहा है? वे सब लड़के एक कुटिल मुस्कान के साथ रुद्र को घेर कर खड़े हो गए। इनका लीडर देवव्रत सिंह लिनफेई था, तेजपुर शहर के सिंह परिवार का बिगड़ैल वारिस। बाकी सब उसके चमचे थे। एक समय था जब ये सब रुद्र की प्रतिभा से जलते थे और उसके सामने सिर झुकाते थे। लेकिन इस महान जीनियस को मिट्टी में मिलता देख इनके दिलों को बहुत ठंडक मिली थी। रुद्र के पतन से इनका कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी वे अपनी सालों की भड़ास निकालने के लिए उसका अपमान करना चाहते थे। देवव्रत सिंह, रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? अगर कोई काम नहीं है तो रास्ता छोड़ो। यह सुनते ही देवव्रत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। रुद्र राठौर, तू क्या नाटक कर रहा है? क्या तू आज भी खुद को वही महान जीनियस समझता है? अरे भाई, ये कचरा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। लगता है आज इसे इसकी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी, तभी इसे समझ आएगा कि इसके सामने कौन खड़ा है। देवव्रत के पीछे खड़ा एक लंबा चौड़ा लड़का भीमराज मायून आगे आया। उसने अपने हाथ मले और उंगलियां चटकाई।
रुद्र ने शांत नजरों से भीमराज को देखा और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। भले ही वह लड़का लंबा चौड़ा था, पर उसकी ताकत केवल आत्मनिर्माण के दूसरे चरण तक ही सीमित थी। उसके पास जानवर जैसी ताकत के अलावा कोई हुनर नहीं था। इस ताकत से वह किसी आम योद्धा को डरा सकता था, पर आज के रुद्र के सामने उसकी औकात जूते की धूल के बराबर भी नहीं थी। तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपनी बेइज्जती मत करवाओ, रुद्र ने अपना सिर हिलाते हुए तिरस्कार से कहा। उसे अपना सामान बेचने की जल्दी थी और वह इन कीड़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तेरी तो एक कचरा होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें। तू सच में बेशर्म है। रुद्र का ये बेबाक जवाब सुनकर भीमराज का खून खौल उठा। एक तेज आंधी की तरह भीमराज का भारी भरकम मुख का रुद्र के चेहरे की ओर बढ़ा। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। वह इस घमंडी को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार था। पर ठीक उसी पल हॉल में एक भारी और कड़कती हुई आवाज गूंजी। रुक जाओ। श्रेष्ठ एंटरप्राइजेस के भीतर हंगामा करने की जुर्रत किसकी हुई? लगता है मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। इस आवाज के साथ ही हॉल में एक भयानक ऊर्जा की लहर दौड़ गई, जो सीधे भीमराज के सीने पर लगी। भीमराज का दिल दहल गया और उसका उठा हुआ हाथ अनजाने में ही सुन्न होकर नीचे गिर पड़ा। कितनी भयानक ताकत! रुद्र भी अंदर ही अंदर चौंक गया। उसे याद आया कि ऐसे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अक्सर कुछ बेहद खतरनाक और गुप्त रक्षक मौजूद होते हैं, ताकि कोई योद्धा वहां हंगामा न कर सके। यह नई आवाज यकीनन उसी रक्षक की थी। इस पल न सिर्फ भीमराज का चेहरा सफेद पड़ चुका था, बल्कि पीछे खड़े देवव्रत सिंह के माथे पर भी पसीना आ गया था। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। फिर भी देवव्रत सिंह ने खुद को संभाला, एक नकली मुस्कान चेहरे पर चिपकाए और आवाज की दिशा में हाथ जोड़कर झुक गया। आप जरूर श्रेष्ठ एंटरप्राइजेस के उस्ताद शमशेर एल्डर सिल्वरस्टोन होंगे। मैंने आपके चर्चे बहुत सुने हैं। उस्ताद जी, मेरा इरादा यहाँ हंगामा करने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस इस घमंडी कचरे को उसकी औकात याद दिलाना चाहता था। आपसे विनती है, मुझे बस एक मौका दें और आप बीच में न पड़ें। अध्याय 16 युद्ध तकनीक कक्ष। देवव्रत सिंह ने अपने सिंह खानदान का नाम इसलिए उछाला था ताकि थोड़ा भौकाल बने और उसका चमचा भीमराज रुद्र पर हमला कर सके। लेकिन उस्ताद शमशेर ने इस बात को घास तक नहीं डाली। उन्होंने एक ठंडी हुकार भरते हुए कहा, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं कि तुम किस रईस खानदान के चिराग हो। अगर श्रेष्ठ एंटरप्राइजेस के भीतर गुंडागर्दी करने की जरूरत की तो मेरा कहर झेलने के लिए तैयार रहना। देवव्रत का चेहरा उतर गया और वह मन ही मन गालियां देने लगा। उस्ताद शमशेर की इस खौफनाक चेतावनी के बाद भीमराज की एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। रुद्र राठौर ने तिरस्कार से सिर हिलाया। उसने उन लोगों पर एक ठंडी नजर डाली और उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया। ये लोग कोई बहुत बड़े 30 मार खा नहीं थे। भीमराज आत्मनिर्माण के दूसरे चरण पर था और देवव्रत सिर्फ तीसरे चरण पर। बाकी चमचों की तो कोई औकात ही नहीं थी। रुद्र जब चाहे इनकी हड्डी पसली एक कर सकता था। अभी उसे राक्षसों के अवशेष बेचने की जल्दी थी, इसलिए वह इन कीड़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। रुद्र की इस भयानक बेरुखी को देखकर देवव्रत की आंखें फड़क उठी, मानो किसी ने भरे बाजार में उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। रुद्र राठौर, आज उस्ताद शमशेर के सम्मान में मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, पर अगली बार तेरी यह हिकड़ी हमेशा के लिए निकाल दूंगा। देवव्रत ने दांत पीसते हुए कहा और पैर पटकते हुए हॉल से बाहर निकल गया। कचरे, मुझसे बचकर रहना। भीमराज ने रुद्र को खूंखार नजरों से घूरा और अपने आका के पीछे पीछे दुम दबाकर निकल लिया। मैंने सुना है कि अगले महीने आत्मा खड्ग अकादमी तेजपुर शहर में नए शिष्यों की भर्ती के लिए आ रही है। वहां पक्का एक महाप्रतियोगिता होगी। हम उसी मौके का फायदा उठाकर इस रुद्र को सरेआम जलील करेंगे और अपनी सालों की भड़ास निकालेंगे। बाहर जाकर भीमराज ने कुटिलता से कहा। देवव्रत ने माथे पर बल डाला, अकादमी को सिर्फ मेरे जैसे जीनियस चाहिए। मुझे डर है कि उस कचरे को तो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। ये भी सही है। हा हा हा। भीमराज और बाकी चमचे जोर जोर से हंसने लगे और उनका सारा गुस्सा मानो हवा हो गया। उधर हॉल के भीतर रुद्र ने अपनी संग्रहण थैली खोली और राक्षसों के अंगों और अवशेषों का एक बड़ा ढेर काउंटर पर पलट दिया। क्या क्या ये सब तुमने अकेले मारा है? सामने पड़े ढेरों चमड़े, हड्डियों और जादुई वटियों को देखकर मुनीम रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रतिष्ठान के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, पर एक निष्प्राण रक्त वाले इंसान के पास से इतना बड़ा खजाना निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या इसमें कोई परेशानी है? रुद्र ने सीधा सवाल किया, कोई सफाई नहीं दी। मुनीम रमेश ने रुद्र को गहरी नजरों से देखा।
वह मन ही मन अधिकारी काव्या मल्होत्रा की पारखी नजरों की दाद दे रहे थे। उन्होंने बिना कोई सवाल किए सारा माल गिनना शुरू कर दिया और एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। 30 जानवरों की खालें, 30 जादुई वटियां और 400 से ज्यादा हड्डियां और पंजे। मुनीम रमेश ने कुल 4500 चांदी के सिक्कों का भुगतान तय किया। ये कीमत रुद्र के अंदाजे के बिल्कुल करीब थी। उसने अपने पैसे लिए, उनमें से 2000 सिक्के निकालकर 100 मृदा रक्त वटियां और खरीदी, और श्रेष्ठ एंटरप्राइजेज से बाहर निकल गया। उसे अब उस लालची वैद्य मुकुंद की कोई जरूरत नहीं थी। तो यह है वो कुख्यात रुद्र राठौर। पर एक निष्प्राण रक्त वाले इंसान का इतनी सारी वटियां खरीदना पैसों की बर्बादी नहीं है क्या? एक युवा कर्मचारी ने अपना सिर खुजाते हुए पूछा। अगर वह सच में कचरा है तो यह वाकई बेवकूफी है, लेकिन अगर वह कचरा नहीं है तो खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मुनीम रमेश ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। नीलगिरी साम्राज्य के इतिहास में ऐसे कई निष्प्राण रक्त वाले अभागे पैदा हुए थे जिन्होंने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं को धूल चटाई थी। क्या तेजपुर जैसे छोटे शहर में भी ऐसा कोई इतिहास रचेगा? राजू, अगली बार जब रुद्र यहाँ आए तो उसके साथ पूरे सम्मान से पेश आना। मुनीम रमेश की आंखों में एक गहरी चमक थी। राठौर परिवार के महल में लौटने के बाद रुद्र ने लोगों की नफरत भरी नजरों को अनदेखा किया और सीधे खानदान के युद्ध तकनीक कक्ष की ओर बढ़ गया। अब उसे एक धाकड़ तकनीक की जरूरत थी। आचार्य जी, मैं अपने अभ्यास के लिए युद्ध तकनीक लेने आया हूँ। रुद्र ने कक्ष में प्रवेश करते ही स्पष्ट आवाज में कहा। इस कक्ष के रक्षक राठौर परिवार के एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग थे जिनका नाम आचार्य चंद्रसेन था। उनकी असली ताकत का किसी को अंदाजा नहीं था, पर अफवाहें थी कि वे बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। रुद्र को अपने सामने देखकर आचार्य चंद्रसेन के माथे पर बल पड़ गए और उनकी आंखों में अचरज छा गया। बिना रक्त शक्ति के किसी युद्ध तकनीक का अभ्यास करना सिर्फ हवा में हाथ पैर मारना है। तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें ये बात अच्छे से पता है? आचार्य ने गंभीरता से पूछा। रुद्र ने चैन की सांस ली। कम से कम आचार्य चंद्रसेन उस वैद्य मुकुंद की तरह भ्रष्ट नहीं थे। उनका यह निष्पक्ष व्यवहार देखकर रुद्र को खुशी हुई। आचार्य जी, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। मैं ये बात भली भांति जानता हूं, पर फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूं। जब तुम्हें अपना समय बर्बाद करने का इतना ही शौक है तो ठीक है। अपना पुण्य खाता दिखाओ। इस मासूम दिखने वाले लड़के को देखकर आचार्य ने एक लंबी आह भरी और बही खाता चेक करने लगे। ध्यान दें, वैद्य मुकुंद ने जो पन्ना फाड़ा था वह सिर्फ औषधि कक्ष का था, युद्ध तकनीक कक्ष का रिकॉर्ड अलग था। तुम्हारे खाते में 300 पुण्य अंक दर्ज है। तुम चाहो तो पीठ श्रेणी, येलो लेवल की 3 प्राथमिक तकनीकें या 2 मध्यम तकनीकें ले सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। रुद्र ने उन्हें धन्यवाद दिया और सामने बनी पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। युद्ध तकनीकें नीचे से ऊपर 4 श्रेणियों में बंटी होती हैं। पीठ, येलो, रहस्य, शांत, पृथ्वी, अर्थ और स्वर्ग, हेवन। पहली मंजिल पर पीठ श्रेणी की प्राथमिक तकनीकें थीं और दूसरी पर मध्यम। रुद्र पहली मंजिल पर रुका ही नहीं और सीधे ऊपर चला गया। अरे, इस लड़के को प्राथमिक तकनीकें पसंद ही नहीं आईं। रुद्र को दूसरी मंजिल की ओर जाते देख आचार्य चंद्रसेन ने निराशा से सिर हिलाया। कचरे का अभ्यास करना वैसे ही बेवकूफी थी, ऊपर से ये लड़का इतना घमंडी भी था। दूसरी मंजिल पर पीठ श्रेणी की मध्यम तकनीकें कुल मिलाकर बस 1 दर्जन के करीब ही थीं। चंदन की हल्की महक के बीच रुद्र ने एक प्राचीन किताब उठाई। प्रचंड पवन प्रहार, प्रहार आंधी जैसा तेज। इसके अभ्यास से इंसान हवा में पत्थर काट सकता है। सुनने में भौकाली, पर असली युद्ध में कचरा। व्याघ्र मुष्टि, शारीरिक बलवानों के लिए उत्तम। बाघ और तेंदुए जैसी फुर्ती। रुद्र ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। नील खड्ग विद्या, करीबी लड़ाई के लिए बेहतरीन तलवारबाजी। वज्रपात तकनीक, लंबे योद्धाओं के लिए तूफानी लातों का प्रहार। ये कैसा कबाड़ भर रखा है यहाँ? रुद्र ने उदास होकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे इनमें से कोई भी तकनीक अपने उस आदि ड्रैगन वाली ताकत के लायक नहीं लगी। अध्याय 17, युद्ध तकनीक का चुनाव। भले ही रुद्र ने पहले कभी किसी युद्ध तकनीक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन उसकी सहज बुद्धि इंट्यूशन इन तकनीकों को परखने में एकदम सटीक थी। ये तकनीकें सुनने में बहुत खतरनाक लग रही थी, पर असल में ये सब बाजारू माल थी। उसने 1 दर्जन से ज्यादा किताबें टटोल ली थीं, लेकिन एक भी उसे पसंद नहीं आई।
जल्द ही लकड़ी के उस रैक पर केवल 2 पुरानी और फटी पुरानी किताबें बची। रुद्र को इन दोनों से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये दोनों किताबें एकदम कबाड़ होंगी जिन्हें कोई छूना भी पसंद नहीं करता था, तभी तो ये यहाँ धूल फांक रही थी। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो इन्हें भी देख ही लेता हूँ। पल भर की हिचकिचाहट के बाद रुद्र ने वे दोनों किताबें उठा ली। अरे, इसमें तो कोई श्रेणी ग्रेड ही नहीं लिखी है। रुद्र ने पहली किताब खोली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही फट जाएंगे। उसे अचरज इस बात का था कि जिस किताब पर उसकी श्रेणी ही नहीं लिखी, वह इस कक्ष की दूसरी मंजिल पर कैसे रखी गई। यकीनन यह एकदम बेकार तो नहीं होगी। रुद्र ने माथे पर बल डाला और ध्यान से पढ़ने लगा। विस्फोटक आत्मा मुष्टि बूमिंग स्पिरिट फिस्ट ये शरीर के बल और रक्त शक्ति को एक साथ मिलाकर एक खौफनाक प्रहार पैदा करती है। अभ्यास की शर्त, रक्त शक्ति जितनी उच्च होगी, प्रहार उतना ही घातक होगा, शरीर जितना मजबूत होगा, असर उतना ही भयानक होगा। इसका विवरण पढ़ते ही रुद्र सन्न रह गया। यह तकनीक तो सच में बहुत दमदार लग रही थी, बाकी सभी तकनीकों से कहीं ज्यादा खौफनाक। पर फिर इसे यहाँ लावारिस क्यों छोड़ा गया था? इसी उलझन के साथ रुद्र ने पन्ने पलटे। जब उसने इसके मंत्र और सूत्र फॉर्मूलास पढ़े तो वे बहुत ही पेचीदा और समझ से बाहर लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने पूरे ध्यान से पहला सूत्र पढ़ा, उसके शरीर की नसों में बहने वाली रक्त शक्ति में एक अजीब सी हलचल मच गई। ऐसा लगा मानो उसके भीतर का वह आदि ड्रैगन उसे बता रहा हो कि यह तकनीक सिर्फ उसी के लिए बनी है। ये कैसे मुमकिन है? रुद्र की आंखें अचरज से फैल गईं और उनमें एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अनजाने में सूत्र को दोबारा पढ़ा और जो शब्द पहले समझ नहीं आ रहे थे, वे अब अजीब सी शांति दे रहे थे। लेकिन जब उसने किताब के आखिरी पन्ने देखे तो उसे निराशा हुई। इस तकनीक का सिर्फ शुरू और आखिरी हिस्सा ही बचा था, बीच के पन्ने गायब थे। रुद्र तुरंत समझ गया कि इसे यहाँ लावारिस क्यों छोड़ा गया था, क्योंकि यह अधूरी, इनकम्प्लीट थी। अगर ये तकनीक पूरी होती तो इसकी कीमत इन पीत श्रेणी येलो लेवल की तकनीकों से कहीं ज्यादा होती। विस्फोटक आत्मा मुष्टि, यही सही है। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे चुनने का फैसला कर लिया। दूसरी किताब का नाम तारक पद जिंग लोबू था। ये चलने और चकमा देने की एक गति तकनीक, बॉडी मूवमेंट टेक्निक थी, और इस पर भी कोई श्रेणी नहीं थी। ये तकनीक लगभग पूरी थी, लेकिन बीच बीच में कुछ जगह खाली छूटी हुई थी, जिससे इसमें काफी खामियां लग रही थी। रुद्र ने माथा सिकोड़ते हुए इसे पढ़ा। उसने पाया कि खामियों के बावजूद इसका अभ्यास किया जा सकता है। वैसे भी दूसरी मंजिल पर यही इकलौती गति तकनीक थी, इसलिए उसके पास कोई और चारा नहीं था। एक मूके की तकनीक और एक तेज गति की तकनीक, बेहतरीन जोड़ी है। रुद्र ने थोड़ा सोचा और तुरंत अपना मन पक्का कर लिया। जहां तक तलवारबाजी की तकनीकों की बात थी, राठौर परिवार की कोई भी तकनीक उसके लायक नहीं थी, और वह अपने बचे हुए पुण्य अंक, मेरिट पॉइंट्स किसी कबाड़ पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। किताबें लेकर रुद्र तेजी से सीढ़ियां उतरकर काउंटर पर वापस आ गया। जब आचार्य चंद्रसेन ने उन 2 किताबों को देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। रुद्र, क्या तुम सच में विस्फोटक आत्मा मुष्टि और तारक पद चुनना चाहते हो? हाँ, रुद्र ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। आचार्य चंद्रसेन ने निराशा से सिर हिलाया और भौहें सिकुड़ी। ये दोनों तकनीकें अधूरी हैं, इसलिए इनका अभ्यास करना नामुमकिन के बराबर है। कई साल पहले मुखिया जी और बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर ने महीनों तक इन पर माथापच्ची की थी, पर वे भी इन्हें नहीं सीख पाए। मेरी मानो तो अपना समय बर्बाद मत करो। सच में, मुझे कोई परवाह नहीं। रुद्र रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। आचार्य की इस बात ने उसे डराने के बजाय उसका इरादा और भी पक्का कर दिया था। अगर खानदान के सबसे बड़े योद्धा भी इसे नहीं सीख पाए, तो यकीनन ये कोई मामूली तकनीक नहीं थी। रुद्र की यह बेरुखी देखकर आचार्य चंद्रसेन अंदर ही अंदर झल्ला गए। वे भलाई के लिए समझा रहे थे, पर इस लड़के के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। इसकी इस ढिठाई ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। रुद्र, मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूँ। विस्फोटक आत्मा मुष्टि बहुत ही पेचीदा है और इसके लिए बेहद उच्च स्तर की रक्त शक्ति चाहिए। और एक गति तकनीक होने के नाते तारक पद का इस्तेमाल करने के लिए भी रक्त शक्ति को सक्रिय करना पड़ता है। तुम एक निष्प्राण रक्त वाले कचरे हो, तुम्हारे लिए ये सिर्फ समय की बर्बादी है।
जब खानदान के बड़े बड़े महारथी इसे नहीं सीख पाए, तो एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा इसे सीखने चला है। ख्याली पुलाव। रुद्र शांति से उनकी बात सुनता रहा और फिर बेहद ठंडे स्वर में बोला, आचार्य जी, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। पर मैं अपना फैसला कर चुका हूं। मुझे यही दोनों तकनीकें चाहिए। आचार्य की जबान लड़खड़ा गई। इतनी माथापच्ची करने के बाद भी इस लड़के ने उनकी एक न सुनी। उनकी झुंझलाहट का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। खानदान के नियम के अनुसार इन तकनीकों को बाहर ले जाना या किसी को दिखाना सख्त मना है। तुम्हें इन्हें ठीक 1 महीने के भीतर वापस करना होगा, वरना कड़ी सजा मिलेगी। आचार्य चंद्रसेन ने बही खाते में एंट्री करते हुए रटे रटाए नियम दोहराए। उनकी आंखों में रुद्र के लिए साफ मजाक उड़ाने वाला भाव था। 1 महीना तो छोड़ो, अगर इसे 3-5 साल भी मिल जाएं, तब भी यह कुछ नहीं सीख पाएगा। जब इसका सारा समय बर्बाद हो जाएगा, तब ये खून के आंसू रोएगा। मैं समझ गया, रुद्र ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और मुड़कर बाहर निकल गया। युद्ध तकनीक कक्ष के बाहर राठौर परिवार के कुछ लड़के इकट्ठा थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। सुना है आदित्य राठौर जिंगयुआन एकांतवास में चला गया है। वह आत्मनिर्माण के 3रे चरण पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। क्या वो तो अभी 2रे चरण पर पहुंचा था ना? इतनी जल्दी 2 चरण कैसे पार कर सकता है? उसके पास 7वें दर्जे की सर्प शक्ति स्पिरिट स्नेक है और उसके पिता बड़े बुजुर्ग भैरों का पूरा साथ है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अरे सुना है, छोटे मुखिया विक्रम राठौर जिंगलोंग भी वापस आ रहे हैं। इस बार पक्का उनका चयन आत्मा खड्ग अकादमी में हो जाएगा। विक्रम के पास तो 7वें दर्जे की अग्निवृक्ष फायर वुल्फ शक्ति है, वो आदित्य से भी ज्यादा ताकतवर है। इस बार दोनों भाई पक्का अकादमी जाएंगे। तभी उन लड़कों की नजर तकनीक कक्ष से बाहर निकलते रुद्र पर पड़ी और वे सब कुटिलता से हंसने लगे। अरे ओ महान कचरे, तू यहाँ तकनीक कक्ष में क्या करने आया था? क्या अब तेरे जैसा निष्प्राण भी युद्ध तकनीक सीखेगा? हा हा हा। उन लड़कों ने बेखौफ होकर रुद्र का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पहले तो वे रुद्र के सामने आंख उठाने से भी डरते थे, पर अब वे उसे सरेआम बेइज्जत कर रहे थे। सब कुछ उसी निष्प्राण रक्त वाले ठप्पे के कारण था। ऐसे इंसानों को हर जगह सताया जाता था। रुद्र ने तिरस्कार भरी नजरों से उन्हें देखा और एक ठंडी हंसी हंसा। उसे इन छोटे मोटे कीड़ों के मुंह लगने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम सब नालायकों की टोली हो। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने से अच्छा है कि अपने गंदे मुंह बंद रखो। रुद्र ने बस एक बार उन्हें घूरा और उन सभी लड़कों के दिलों की धड़कनें अजीब तरह से रुक सी गईं। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो और उनकी सांसें घुटने लगी हो। ये खौफनाक घुटन तब तक बनी रही जब तक रुद्र वहां से दूर नहीं चला गया। जब रुद्र आंखों से ओझल हो गया, तब जाकर वे लड़के होश में आए और मारे डर और गुस्से के कांपने लगे। तेरी तो, इस कचरे में इतना घमंड कहां से आ गया? एक निष्प्राण रक्त होकर इतनी हेकड़ी दिखा रहा है। नाली के कीड़े जैसी औकात है और बात शेर की करता है। 2 दिन की चांदनी है इसकी। जब प्रिया शर्मा जिंग मैन की शक्तियां जागेंगी, तब इसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। एक कचरे को अपनी औकात पता होनी चाहिए। अगर यह ऐसे ही हवा में उड़ता रहा, तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। उन लड़कों ने रुद्र की पीठ पीछे गालियां दी और अपने भीतर के उस अनजाने डर को थूकने की कोशिश की। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक कचरा इंसान उन्हें सिर्फ एक नजर से इतना खौफजदा कैसे कर सकता है। अध्याय 18 फौलादी शरीर और जादुई मुख का। 1 महीने बाद आत्मा खड्ग अकादमी तेजपुर शहर में नए शिष्यों की भर्ती के लिए आने वाली थी। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक अवसर था, जिसके लिए पूरा राठौर परिवार जी तोड़ मेहनत कर रहा था। खानदान के बड़े बुजुर्ग तैयारियों में व्यस्त थे और युवा पीढ़ी एकांतवास में जाकर अपनी ताकत बढ़ाने में पसीना बहा रही थी। उन्हें न केवल अकादमी की इस कठिन परीक्षा को पार करना था, बल्कि तेजपुर शहर के अन्य रईस खानदानों के धुरंधरों को भी धूल चटानी थी। उन पर दबाव बहुत भयानक था। इस आपाधापी में किसी को भी रुद्र राठौर की परवाह नहीं थी। कभी खानदान का सबसे बड़ा सितारा रहा ये जीनियस अब जैसे सबकी यादों से मिट चुका था। पर रुद्र के लिए यह एक वरदान साबित हुआ। उसे एक दुर्लभ एकांत मिल गया, ताकि वह बिना किसी दखलंदाजी के अपनी नई युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर सके और खामोशी से अपनी ताकत को खौफनाक स्तर तक बढ़ा सके।
अपने कक्ष में लौटकर रुद्र ने दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर लिया और उन दोनों तकनीकों को समझने में डूब गया। इसके विवरण से तो यही लगता है कि विस्फोटक आत्मा मुष्टि किसी भी सामान्य पीत श्रेणी येलो लेवल की मध्यम तकनीक को आसानी से कुचल सकती है। यहां तक कि यह उच्च श्रेणी की तकनीकों को भी टक्कर देने का दम रखती है। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में इस तकनीक को लेकर एक भयानक उम्मीद जग रही थी। उसने दुनिया भर की सारी बातें अपने दिमाग से निकाल फेंकी और पूरे ध्यान से सूत्रों को समझने लगा। इस तकनीक के मार्गदर्शन में उसके शरीर की नसों में रक्त शक्ति और ऊर्जा का एक तूफानी प्रवाह शुरू हो गया। उसके बंद दिमाग में एक धुंधली सी आकृति उभरी, जो लगातार विस्फोटक आत्मा मुष्टि के नियमों के अनुसार मुके चला रही थी। सच कहा जाए तो इस तकनीक का अभ्यास करना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन और पीड़ादायक था, लेकिन यह उसके फौलादी इरादे को डिगा नहीं सका। उसने सूत्रों को अपने दिमाग में गहराई से उतार लिया। उसके ख्यालों में वह आकृति न जाने कितने हजार मुके चला चुकी थी। धीरे धीरे उसके दिल में एक बेहद सूक्ष्म और रहस्यमय एहसास जागने लगा। शुरुआत में यह एहसास धुंधला था, पर जैसे जैसे उसका ध्यान गहराता गया, यह एहसास एक स्पष्ट और खौफनाक प्रेरणा में बदल गया। मैं समझ गया। विस्फोटक आत्मा मुष्टि का असली राज मैं समझ गया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें झटके से खुली और उनमें एक खूनी चमक दौड़ गई। यह तकनीक पूरे शरीर की रक्त शक्ति को खींचकर एक पल के लिए मुट्ठी में कैद कर लेती है, और फिर अचानक उसे एक महाविस्फोट की तरह दुश्मन पर दाग देती है। यह प्रहार रक्त शक्ति को उसकी चरम सीमा तक ले जाता है, जिससे होने वाली तबाही किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। लेकिन इसके लिए अभ्यास करने वाले इंसान का शरीर फौलाद का होना चाहिए, वरना उस भयानक ऊर्जा के विस्फोट को शरीर झेल नहीं पाएगा और दुश्मन को लगने से पहले ही खुद की मुट्ठी के चिथड़े उड़ जाएंगे। मेरी रगों में आदि ड्रैगन का रक्त बह रहा है। मेरी ताकत और शरीर उसी स्तर के किसी भी योद्धा से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन लगता है कि अभी भी मैं विस्फोटक आत्मा मुष्टि का पूरा प्रहार झेलने के लिए तैयार नहीं हूं। रुद्र ने अपनी उत्सुकता को दबाया और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक मुक्का मारा। धड़ाम! उसकी रक्त शक्ति पलक झपकते ही मुट्ठी में जमा हो गई और हवा चीरने की एक भारी गूंज पैदा हुई। रुद्र ने भौहें सिकोड़ी। उसे महसूस हुआ कि उसकी मुट्ठी सुन्न हो गई है और उसमें एक हल्की सी झंझनाहट हो रही है। अभी तो मैंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई और यह हाल है। अगर मैंने अपनी पूरी जान लगाकर यह मुक्का मारा, तो क्या मेरे हाथों की चमड़ी और नसें फट नहीं जाएंगी? रुद्र का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। विस्फोटक आत्मा मुष्टि में महारत हासिल करने के लिए उसे पहले अपने शरीर को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। जल्द ही उसने अपने जीवन लोक से 2 पोटलियां निकाली। शुक्र है कि मैंने दूर की सोची और पहले ही काया शोधन जड़ी बूटियां और मृदा रक्तवटियां खरीद ली थी। इनके इस्तेमाल से मेरा शरीर और ताकत यकीनन एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। रुद्र ने शांति से सिर हिलाया और तेजी से दोनों पोटलियां खोल दी। अपनी कमी को पहचानते हुए उसने अब अपना स्तर बढ़ाने की जल्दबाजी छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान शरीर को फौलादी बनाने पर लगा दिया। जब तक शरीर में पर्याप्त ताकत और मजबूती नहीं होगी, विस्फोटक आत्मा मुष्टि का अभ्यास करना मौत को दावत देना है। बिना मजबूत नींव के ताकत बढ़ाना बेवकूफी है। बिना नींव का योद्धा पानी में तैरती काय के समान होता है, जो हवा के एक झोंके से बिखर जाता है। जबकि एक मजबूत नींव वाला योद्धा उस मजबूत पेड़ की तरह होता है, जो भयंकर तूफानों को चीरकर आसमान चूमता है। रुद्र ने जड़ी बूटियों को नहाने वाले एक बड़े टब में डाल दिया। उसने अपनी रक्त शक्ति से पानी को खौलाया और तेजी से काया शोधन औषधीय जल तैयार कर लिया। भले ही यह कोई बहुत कीमती नुस्खा नहीं था, पर उसके वर्तमान स्तर के लिए यह बहुत असरदार था। वह अपने कपड़े उतारकर टब में पालथी मारकर बैठ गया और मुट्ठी भर मृदा रक्तवटियों को खाकर उन्हें पचाने लगा। बाहर से औषधीय जल और भीतर से वटियों की ऊर्जा, इस दोहरे प्रहार से रुद्र का शरीर और रक्त शक्ति एक भयानक रफ्तार से बढ़ने लगी। 3 दिन बाद टब का लाल भूरा औषधीय जल एकदम साफ पानी में बदल चुका था। रुद्र ने उस जड़ी बूटी का एक एक कतरा अपने शरीर में सोख लिया था। लगातार 60 मृदा रक्तवटियां पचाने के बाद उसका शरीर फौलाद जैसा हो गया था और उसकी ताकत एक महा उछाल के साथ 19,000 किलोग्राम तक पहुंच गई थी। अपने मजबूत शरीर और लोहे जैसी मुट्ठियों को देखकर रुद्र ने एक गहरी सांस ली।
उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। अभी भी 40 वटियां बाकी हैं। अगर मैं इन्हें भी पचा लूं तो मेरी ताकत आसानी से 20,000 किलोग्राम के पार पहुंच जाएगी। रुद्र की आंखों में चमक आ गई। 20,000 किलो की ताकत आमतौर पर आत्मनिर्माण के 7वें चरण के योद्धाओं के पास होती है, जबकि रुद्र अभी केवल चौथे चरण पर था, यानी वह अपने से 3 चरण ऊपर के योद्धाओं को भी कुचलने का दम रखता था। यह कोई मामूली बात नहीं थी, यह एक चमत्कार था। लेकिन रुद्र हवा में नहीं उड़ा। वह जानता था कि इस क्रूर दुनिया में यह ताकत भी काफी नहीं है। दूसरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्तर क्या है या तुम कितने चमत्कारी हो। अगर तुम्हारे पास परम शक्ति नहीं है तो तुम सिर्फ एक कीड़े की तरह कुचले जाओगे। रुद्र टब से बाहर निकला। उस कीमती औषधीय जल को गंदे पानी में बदला देखकर उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ, पर कोई चारा नहीं था। ताकतवर बनने की कीमत बहुत बड़ी होती है। बिना असीम धन के एक खूंखार योद्धा बनना नामुमकिन है। सिर हिलाते हुए रुद्र ने अपने कपड़े पहने और कक्ष से बाहर निकलकर अभ्यास वाली भारी पत्थर की शिला के सामने आ खड़ा हुआ। 19,000 किलो की ताकत और फौलादी शरीर। अब मुझे विस्फोटक आत्मा मुष्टि का असली कहर देखना है। रुद्र ने एक भयानक गर्जना की और अपना दाहिना मुक्का हवा में दाग दिया। धड़ाम, एक धुंधली बैंगनी रंग की मुक्के की परछाई पर्पल फिस्ट शैडो हवा को चीरती हुई निकली। 10 मीटर दूर रखी आधे मीटर ऊंची वह भारी शिला पलक झपकते ही चकनाचूर हो गई और उसके टुकड़े हवा में उड़ गए। क्या खौफनाक ताकत है! रुद्र की आंखें अचरज से फटी रह गईं। उसके शारीरिक बल और विस्फोटक आत्मा मुष्टि की जादुई ऊर्जा ने मिलकर इस प्रहार को लगभग 30,000 किलोग्राम की विनाशकारी ताकत में बदल दिया था। यह ताकत इतनी भयानक थी कि वह 7वें चरण के किसी भी योद्धा को एक बार में मिट्टी में मिला सकता था। विस्फोटक आत्मा मुष्टि सच में एक जादुई तकनीक है। मेरा इसे चुनना एकदम सही फैसला था। रुद्र का दिल खुशी से नाच उठा। सिर्फ 3 दिन, केवल 3 दिनों के अंदर उसने उस नामुमकिन विस्फोटक आत्मा मुष्टि को सफलतापूर्वक सीख लिया था। अगर किसी को ये पता चल जाए कि जिस तकनीक को मुखिया और बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर महीनों तक माथापच्ची करने के बाद भी नहीं सीख पाए, उसे इस कचरे ने सिर्फ 3 दिन में साध लिया है, तो लोगों के सदमे से हार्ट अटैक आ जाएंगे। किसी भी युद्ध तकनीक में महारत हासिल करने के 4 स्तर होते हैं। पहला शुरुआत, दूसरा प्रवाह, तीसरा मनचाहा और चौथा सर्वोच्च शिखर। अभी रुद्र की विस्फोटक आत्मा मुष्टि सिर्फ पहले स्तर पर थी, इसलिए वह किसी भी तरह के घमंड से दूर था। मुक्केबाजी तो आ गई, अब तारक पैड की गति तकनीक सीखने का वक्त आ गया है। रुद्र ने बिना समय गंवाए वापसी की और अपनी दूसरी किताब खोल ली। सामान्य तकनीकों के उलट, ये तारक पद योद्धा की रक्त शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। आम तकनीकों को सिर्फ शारीरिक बल से इस्तेमाल किया जा सकता है, पर तारक पद का खेल एकदम अलग था। अध्याय 19, तेरी औकात क्या है? तारक पैड का हर एक कदम रक्त शक्ति के सहारे के बिना अधूरा था। इसके बिना ये तकनीक किसी काम की नहीं थी। ये किताब बीच बीच में फटी हुई और अधूरी थी, जिसका सीधा अभ्यास नहीं किया जा सकता था। लेकिन रुद्र ने अपनी बेमिसाल युद्ध प्रतिभा के दम पर उन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ दिया और अपनी अनोखी समझ से उन खामियों को भर दिया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में रुद्र ने तारक पद के बिखरे हुए हिस्सों को अपने दिमाग में पिरो लिया था और अब वह इसका अभ्यास शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। सू कमरे में एक रहस्यमय हवा का झोंका उठा। रुद्र उस छोटी सी जगह में किसी प्रेत की तरह इधर उधर उड़ने और छलांगे लगाने लगा। तड़ाक, खिड़की का दरवाजा झटके से खुला और एक परछाई खिड़की से निकलकर आंगन में आ गिरी। उसके पैर के अंगूठे ने जमीन को हल्का सा छुआ और वह पलक झपकते ही हवा में कई फीट ऊंची टहनियों पर जा पहुंचा। रुद्र जोर से हंसा और तेज हवा को चीरता हुआ किसी बाज की तरह नीचे की ओर झपटा। जमीन से टकराने से ठीक पहले उसका शरीर अचानक हवा में जम गया। उसने अपने हाथ फैलाए और एक सफेद बगुले की तरह हवा में तैरने लगा। रुद्र मुस्कुराया और अपने पैर धीरे से जमीन पर टिका दिए। तारक पद, पहला स्तर, शुरुआत। शानदार गति की यह तकनीक मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा अद्भुत है। ये विस्फोटक आत्मा मुष्टि के साथ मिलकर एकदम अचूक जोड़ी बनाती है। रुद्र आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इन 2 खौफनाक तकनीकों के साथ वह आत्मनिर्माण के 7वें चरण से नीचे के किसी भी योद्धा को धूल चटा सकता था। लेकिन आत्मा खड्ग अकादमी की आने वाली परीक्षा को लेकर वह कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था।
गौड़ और सिंह खानदान में भी कई अच्छी प्रतिभा वाले लड़के थे। ऊपर से राठौर परिवार के छोटे मुखिया विक्रम राठौर भी वापस आ रहे थे। मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला था। अभी भी 40 मृदा रक्तवटियां और 2 काया शोधन जड़ी बूटियां बची हैं। अकादमी के लोगों के आने से पहले मैं अपनी ताकत को उसकी चरम सीमा तक ले जाना चाहता हूं। रुद्र ने गहरी सांस ली और कमरे में लौटकर दोबारा एकांतवास में चला गया। आधा महीना बीत गया। अचानक रुद्र के कमरे से एक शक्तिशाली दहाड़ गूंजी और एक खौफनाक ऊर्जा का तूफान दरवाजे से बाहर निकलकर आसमान की ओर उठ गया। आधे महीने के इस एकांतवास में 40 वट्टियां पचाने और दोनों जड़ी बूटियों का अर्क पीने के बाद रुद्र का स्तर आसमान छू गया था। उसने आखिरकार आत्मनिर्माण के 5वें चरण 5th लेवल की दहलीज पार कर ली थी। इस समय उसकी शारीरिक ताकत 25,000 किलोग्राम तक पहुंच चुकी थी, जो किसी साधारण 8वें चरण के योद्धा के बराबर थी। साथ ही विस्फोटक आत्मा मुष्टि और तारक पद दोनों ही तकनीकें आप मनचाहा ड्राइव फ्रॉम द हार्ट स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब वे पूर्ण सिद्धि या सर्वोच्च शिखर से बस एक कदम दूर थी। लेकिन उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिए असली युद्ध का अनुभव जरूरी था। सिर्फ बंद कमरे में अभ्यास करने से काम नहीं चलने वाला था। अकादमी की परीक्षा में 10 दिन से भी कम समय बचा था। रुद्र ने युद्ध तकनीक कक्ष जाकर किताबें लौटाने का फैसला किया। बाहर पूरा राठौर परिवार परीक्षा की तैयारियों में पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहा था। ताकत तो रोज के अभ्यास से आती है, आखिरी वक्त में ऐसे घबराने से कुछ नहीं होता। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और युद्ध तकनीक कक्ष के भीतर कदम रखा। मैं तकनीकें लौटाने आया हूं। ये रही विस्फोटक आत्मा मुष्टि और तारक पद, कृपया इन्हें जमा कर ले। रुद्र ने किताबें काउंटर पर रख दी। रुद्र, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? आचार्य चंद्रसेन ने रुद्र को शक भरी नजरों से देखा। उनकी आंखों में एक बारीक सा ताना था। समय से पहले किताबें लौटाने का मतलब ही है कि लड़के से कुछ हुआ नहीं और वह हार मानकर आ गया है। अगर आज यही दिन देखना था तो पहले मेरी चेतावनी क्यों नहीं मानी? आचार्य चंद्रसेन ने घमंड से सिर हिलाया, जैसे वे सब कुछ पहले से जानते थे। खैर रुद्र, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एक निष्प्राण रक्त वाले इंसान का इन उच्च स्तर की तकनीकों पर समय बर्बाद करना बेवकूफी है। तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आचार्य का लहजा कड़वा था। रुद्र शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने खुद ही इन्हें चुना था। भले ही तुम इन्हें नहीं सीख पाए, पर अब इसके बदले तुम्हें कोई दूसरी किताब नहीं मिलेगी। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। आचार्य चंद्रसेन ने सख्ती से कहा। उन्हें लगा कि शायद रुद्र कोई और किताब मांगने की जिद करेगा। रुद्र ने उनकी पूरी बात सुनी और बेहद शांति से मुस्कुराया। आचार्य जी, आपकी नसीहतों के लिए शुक्रिया, पर मैं यहाँ सिर्फ किताबें लौटाने आया हूँ। मैंने दूसरी किताब मांगने की कोई बात नहीं की। अगर सब ठीक है तो मैं चलता हूँ। जरा रुको। आचार्य चंद्रसेन ने माथे पर बल डाला और शक के मारे दोनों किताबों को पलटकर चेक करने लगे। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि किताबें ठीक हैं, तो उनकी आंखें अचरज से सिकुड़ गईं। क्या तुमने सच में इन दोनों तकनीकों का अभ्यास किया है? नामुमकिन। रुद्र रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा। अगले ही पल उसके कदम हल्के से हिले और वह एक परछाई बनकर हवा में तैर गया। आचार्य चंद्रसेन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उनकी नजर वापस लौटी तो रुद्र कक्ष के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी यह खौफनाक गति देखकर आचार्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तारक पद है। क्या इसकी शक्तियां जाग चुकी हैं? आचार्य चंद्रसेन सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। असंभव, ये नामुमकिन है। उनका चेहरा सदमे से सफेद पड़ गया। रुद्र वहां नहीं रुका और बिना कोई सफाई दिए एक ठंडी हंसी के साथ बाहर निकल गया। लेकिन अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि रेशमी कपड़ों में सजे कुछ रईस लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। रुद्र राठौर बहुत दिनों बाद दिखे। उन लड़कों ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसे घेर लिया। आदित्य राठौर। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजरों में तुरंत बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। हाँ, मैं ही हूँ। आदित्य जिंग युआन घमंड से चूर था। वह इस तरह खड़ा था मानो कोई राजा अपने गुलाम को देख रहा हो। उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। साफ था कि उसके स्तर में भी काफी उछाल आया था। उसके पीछे उसके 2 खास चमचे जयंत और फनी दुम हिलाते हुए खड़े थे। रुद्र, लगता है आजकल तू कुछ ज्यादा ही आजाद घूम रहा है। तू युद्ध तकनीक कक्ष गया था। हाँ, एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा तकनीकें सीखेगा।
क्या मजाक है। जयंत और फनी ने रुद्र को घृणा भरी नजरों से देखा और जहरीले ताने मारे। बदतमीज, मैं तकनीकें सीखूं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। शराफत से रास्ता छोड़ो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रुद्र ने भौहें सिकुड़ी, उसके सीने में गुस्सा उबलने लगा। ये दोनों चमचे आदित्य की आड़ में न जाने कितने लोगों को सताते थे। रुद्र को ये हमेशा से खटकते थे और आज वह इन्हें सबक सिखाने के मूड में था। रुद्र ने उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं, उसकी सर्द और खूनी नजरें सीधे आदित्य राठौर पर गड़ी थी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और हवा में बारूद जैसी गंध फैलने लगी थी। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, रुद्र, तूने प्रिया शर्मा को जो चोट पहुंचाई है, आज तुझे उसका पूरा हिसाब देना होगा, वरना तू आज यहां से जिंदा लौटकर नहीं जाएगा। तेरी औकात क्या है। रुद्र ने एक खौफनाक हंसी के साथ आदित्य का मजाक उड़ाया। मैंने अभी तक तेरे और तेरे उस कपटी बाप से मेरी आत्मनिर्माण वटी चुराने का हिसाब चुकता नहीं किया है, और ऊपर से तूने प्रिया को मुझ पर हमला करने के लिए भेजा। तो क्या तू चाहता था कि मैं चुपचाप खड़ा रहकर तेरी साजिशों का शिकार बन जाऊं। रुद्र का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। गलती आदित्य की थी, लेकिन सीनाजोरी भी वही कर रहा था। आदित्य के इस घमंड ने रुद्र के भीतर के सोए हुए आदि ड्रैगन को पूरी तरह जगा दिया था। अध्याय 20, खौफनाक प्रहार। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो। लगता है तुम्हें अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं है। आदित्य राठौर ने ठंडी हुकार भरी, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा उसे इस तरह चुनौती देने की जुर्रत कर रहा था, शायद वह अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा था। पर आदित्य के लिए यह अच्छा ही था। रुद्र जितने कड़े तेवर दिखाएगा, आदित्य को उसे बेरहमी से कुचलने का उतना ही अच्छा बहाना मिल जाएगा। बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर का बेटा एक बदतमीज और मर्यादा भूल चुके कचरे को सबक सिखा रहा है, भला इस पर कोई क्या उंगली उठाएगा। आदित्य भाई, आप शांत रहिए। इस तरह के कचरे से निपटने के लिए तो हम ही काफी हैं। जयंत ने अपने चेहरे पर एक चापलूस मुस्कान चिपकाते हुए झींगे की तरह झुककर आदित्य से कहा, बिल्कुल, इस बेवकूफ कचरे को हम सबक सिखाएंगे, ताकि आपके हाथ गंदे न हो आदित्य भाई। फनी के चेहरे पर एक क्रूर भाव चमका। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची और उसके शरीर से एक खूंखार ऊर्जा छलकने लगी। भले ही रुद्र की युद्ध प्रतिभा कभी बेमिसाल थी, पर वह अब बीते कल की बात हो चुकी थी। अब पूरा तेजपुर शहर जानता था कि वह सिर्फ एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा है। इसके उलट आधा महीना पहले ही जयंत और फनी ने अपनी रक्त शक्तियां जगा ली थी और औपचारिक रूप से आत्मनिर्माण के स्तर पर कदम रख चुके थे। इस ताकत के साथ रुद्र से निपटना उनके लिए बच्चों का खेल था। ठीक है, तुम ही इसे संभालो, वरना लोग कहेंगे कि मैं एक कमजोर को सता रहा हूं। आदित्य ने अपने रेशमी कपड़े झटके और एक घमंडी मुस्कान के साथ तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया कि कैसे रुद्र को मिट्टी में मिलाया जाता है। मरा हुआ कचरा, इसे तो आगे पीछे का कुछ होश ही नहीं है, निहायती बेवकूफ। अगर इसने हमारी बात मान ली होती और मेरे पिता के टुकड़ों पर पलने वाला एक वफादार कुत्ता बन गया होता, तो आज इसकी ये दुर्दशा न होती। आदित्य ने मन ही मन रुद्र की बेवकूफी का मजाक उड़ाया। जब इसके सामने इतना अच्छा मौका था, तब इसने नखरे दिखाए, तो अब इस हाल में पहुंचना तो तय ही था। सिर्फ तुम दोनों के भरोसे। रुद्र ने तिरस्कार से सिर हिलाया और एक ठंडी हंसी हंसा। खैर, जब तुम दोनों ने अपनी मौत खुद ही चुन ली है, तो बाद में मुझे दोष मत देना। घमंडी, बदतमीज, अभी तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूं। जयंत और फनी आदित्य को खुश करने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वे दोनों गुस्से से एक साथ आगे झपटे। एक ने मुख का ताना और दूसरे ने अपनी हथेली उठाई। उन्होंने अपनी रक्त शक्ति को पूरी तरह आक्रामक रूप में केंद्रित किया और रुद्र की ओर दाग दिया। आत्मनिर्माण स्तर का एक आम योद्धा अगर कोई तकनीक इस्तेमाल न भी करे, तब भी वह काया शोधन के शिखर पर बैठे किसी भी योद्धा को आसानी से कुचल सकता है। यहाँ तो दो योद्धा एक साथ वार कर रहे थे। ये सोचना भी आसान था कि इस हमले के बाद रुद्र की हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी और वह हमेशा के लिए एक अपाहिज कचरा बनकर रह जाएगा। क्या बस इतनी ही ताकत है तुम दोनों में? उन दोनों के इस कमजोर प्रहार को महसूस करते हुए रुद्र ने निराशा से सिर हिलाया और मन ही मन हंसा। जब ताकत न हो, तो इतना भौकाल नहीं काटना चाहिए। झूठी शान दिखाओगे तो सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। आओ, मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। रुद्र ठंडी मुस्कान के साथ पलक झपकते ही आगे बढ़ा। जयंत और फनी के सामने वह पीछे हटने के बजाय एक तूफानी हवा की तरह भिड़ गया और उसने अपनी मुट्ठियां हवा में घुमाई।
जयंत और फनी की नजरों में रुद्र की यह हरकत आत्महत्या के बराबर थी। वे खुशी से पागल हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, मरे हुए कचरे, लगता है तेरा दिमाग सठिया गया है। रुद्र, क्या तुझे मरने की इतनी ही जल्दी है? रुद्र की मुट्ठियों ने हवा को ऐसे चीरा जैसे कोई तेज आरी चल रही हो। एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ उसके मुंह के सीधे उन दोनों की हथेलियों से जा टकराए। धड़ाम, कड़क, एक भारी गूंज उठी और जयंत व फनी के चेहरों पर जो खौफनाक हंसी थी, वो पल भर में जम गई और खौफ में बदल गई। जयंत की मुट्ठी से टकराते ही उसकी पांचों उंगलियों की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। वहीं फनी की हथेली एक खौफनाक कड़क की आवाज के साथ टूटकर लटक गई। रुद्र की लोहे जैसी मुट्ठियों की ताकत अभी भी कम नहीं हुई थी। ऐसा लगा मानो दो विशाल लोहे के हथौड़े सीधे उन दोनों के सीनों पर आ लगे हों। आह! जयंत और फनी कटी हुई पतंगों की तरह हवा में उल्टे उड़ गए और दर्द से चीखते हुए जमीन पर धड़ाम से गिरे। धिक्कार है, ये नामुमकिन है। जयंत और फनी के चेहरे दर्द और शर्म से लाल पीले हो गए थे, उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ दहशत थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्र की ताकत इतनी भयानक होगी कि वह उन दोनों को एक ही प्रहार में मिट्टी में मिला देगा। ये कैसे हो सकता है? आदित्य का दिल भी दहल गया और वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। जयंत और फनी चाहे कितने भी नाकाबिल हों, फिर भी वे आत्मनिर्माण के पहले चरण पर थे। उनमें से एक ही रुद्र को कुचलने के लिए काफी होना चाहिए था, पर यहां तो नजारा ही कुछ और था। आदित्य को जल्द ही समझ आ गया कि रुद्र में कुछ तो बहुत अजीब और खतरनाक है। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। रुद्र, क्या ऐसा हो सकता है कि तूने अपनी रक्त शक्तियां जगा ली हो? रुद्र की आंखें बेहद गहरी और खामोश थीं। उसने अपनी बर्फीली नजरों से सीधा आदित्य को घूरा, जिससे आदित्य की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। बिना किसी वजह के आदित्य के दिल में खौफ का एक ठंडा युद्ध छिड़ गया। आदित्य, तेरे इन दोनों पालतू कुत्तों में तो बिल्कुल जान नहीं है। याद रखना, अगली बार इन्हें जरा पट्टे में बांध कर रखना, वरना हर जगह तेरी ही नाक कटेगी। रुद्र ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ ठंडा ताना मारा। अभी जो टक्कर हुई थी, उसमें रुद्र ने अपनी रक्त शक्ति का तो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया था, वह तो सिर्फ उसके शरीर की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी होती, तो जयंत और फनी के चितले उड़ गए होते। बदतमीज, घमंडी। आदित्य का चेहरा क्रोध से तमतमा गया, उसने अपनी मुट्ठियां चटकाई और उसकी आंखें जहरीली हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के ने हताश होकर अपनी रक्त शक्ति जगाने के लिए किसी वर्जित गुप्त विद्या, टैबू सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया हो? आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें एक खौफनाक विचार कौंधा। युद्ध कला की दुनिया में कुछ खौफनाक और काली अफवाहें हमेशा उड़ती रहती थीं। कहा जाता है कि एक ऐसी रहस्यमयी, वर्जित गुप्त विद्या होती है जिसके जरिए कोई भी निष्प्राण रक्त वाला इंसान राक्षसों का खून अपने अंदर मिलाकर जबरदस्ती अपनी शक्तियां जगा सकता है। इससे उसे थोड़े समय के लिए भयानक ताकत मिल जाती है, लेकिन इस विद्या का अंजाम बहुत खौफनाक होता है। एक बार इसे आजमाने के बाद कोई वापसी नहीं होती। इंसान आधा जानवर और आधा इंसान बन जाता है और उसमें राक्षसों जैसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपना दिमागी संतुलन और उम्र खो बैठता है। किसी भी अप्रत्याशित समय पर राक्षसी खून के उबाल से उसका शरीर फटकर चिथड़ों में बदल सकता है। पल भर सोचने के बाद आदित्य को अपने इस शक पर पूरा यकीन हो गया। रुद्र की ताकत में आया यह अचानक उछाल इसी वजह से हो सकता है, इसके अलावा कोई और कारण मुमकिन ही नहीं था। हाँ, यकीनन यही बात है। मुझे अंदाजा नहीं था कि रुद्र इतना पागल हो जाएगा कि वो वर्जित विद्या का इस्तेमाल करेगा। पर ठीक है, अब ये लड़का कभी उठ नहीं पाएगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में रुद्र को जान से मारने का खूनी इरादा साफ दिखने लगा। इस तरह का इंसान राठौर परिवार के नाम पर एक कलंक था, और आदित्य व उसके पिता भैरव राठौर के लिए बहुत बड़ा खतरा भी। पल भर की घबराहट के बाद आदित्य शांत हुआ और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर वह खुद आत्मनिर्माण के पहले चरण पर होता तो शायद रुद्र से थोड़ा डरता, लेकिन अब वह तीसरे चरण का एक शक्तिशाली मास्टर था। उसके पास रुद्र को कुचलने की पूरी ताकत थी। रुद्र, ये तो समझ आता है कि तू अपनी किस्मत मानने को तैयार नहीं है, पर तुझे उस वर्जित गुप्त विद्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कौन सी वर्जित गुप्त विद्या? क्या बकवास कर रहा है? रुद्र ने भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक कौंधी। उसने भी इस वर्जित विद्या के बारे में सुना था।
नीलगिरी साम्राज्य के युद्ध जगत में यह एक बेहद संवेदनशील और गंदा विषय था, जिसका नाम लेने से भी लोग बचते थे। उसने कभी ऐसी कोई विद्या नहीं देखी थी, और अगर उसे पता भी होती, तो वह सपने में भी उसका अभ्यास नहीं करता। प्रिया शर्मा को घायल करना, और ऊपर से वर्जित गुप्त विद्या का अभ्यास। रुद्र, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज पूरे खानदान की तरफ से मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। आदित्य ने दहाड़ मारी और उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा का तूफान उठा। उस ऊर्जा के दबाव से आसपास की हवा कांपने लगी और उसके शरीर से एक धुंधली लाल चमक फूट पड़ी। ये खौफनाक नजारा देखकर जमीन पर पड़े जयंत और फनी की आंखें खुशी से फैल गईं। अद्भुत! आदित्य भाई की रक्त शक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं है। आदित्य भाई, हमारा बदला लीजिए। इसकी हड्डी पसली एक कर दीजिए। वे दोनों अपना सारा दर्द भूल गए और पागलों की तरह चीखने लगे। उनकी आंखों में खून की प्यास चमक रही थी। अगला कदम, भाई, आदित्य ने तो रुद्र पर सीधा काला जादू करने का इल्जाम लगा दिया है। अब तीसरे चरण का आदित्य अपनी पूरी खौफनाक सर्प शक्ति के साथ रुद्र पर टूट पड़ने वाला है। पर क्या उसे अंदाजा है कि रुद्र की एक मुट्ठी में 30,000 किलो का आदि ड्रैगन का कहर छिपा है। अध्याय 21, ब्याज की वसूली। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरा हिसाब चुकता करूंगा। आदित्य राठौर जोर से हंसा और घमंड से सिर हिलाते हुए बोला। 7वें दर्जे की सर्प शक्ति, स्पिरिट स्नेक, यही आदित्य की खौफनाक विशिष्ट प्रतिभा थी। हालांकि अभी यह पूरी तरह से उजागर नहीं हुई थी, फिर भी इससे निकलने वाली ऊर्जा किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी थी। लेकिन आदित्य की उम्मीदों के उलट रुद्र राठौर एकदम शांत खड़ा रहा। उसकी नजरों में सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक थी। तो यही है तुम्हारी महान रक्त शक्ति। रुद्र ने एक कुटिल मुस्कान के साथ ताना मारा। उसके चेहरे पर खौफ या हैरानी का एक कतरा भी नहीं था। रुद्र की इस बेरुखी ने आदित्य को अंदर तक जला दिया। वह चाहता था कि रुद्र इस सर्प शक्ति का खौफनाक रूप देखकर गिड़गिड़ाए, लेकिन यह निष्प्राण रक्त वाला कचरा तो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह बहुत ही अपमानजनक था। रुद्र, तेरा ये शांत रहने का नाटक अब किसी काम नहीं आएगा। आज तुझे मेरी असली ताकत देखनी ही पड़ेगी। आदित्य ने अचानक एक खौफनाक दहाड़ मारी। रक्त अजगर मुष्टि। आदित्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में खून के रंग के 3 विशाल मुक्कों की परछाइयां बनाकर सीधे रुद्र की ओर दाग दी। उन विशाल मुक्कों से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। इस प्रहार की ताकत 8,000 किलोग्राम तक पहुंच गई थी, जो सीधे तौर पर आत्मनिर्माण के चौथे चरण के योद्धाओं की बराबरी कर रही थी। इस मुक्के की ताकत को देखकर यह साफ था कि रक्त अजगर मुष्टि यकीनन एक पीत श्रेणी येलो लेवल की उच्च तकनीक थी। लेकिन ये युद्ध तकनीक खानदान के युद्ध तकनीक कक्ष में कहीं नहीं थी। क्या यह अचरज की बात नहीं थी? तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि युद्ध तकनीक कक्ष में सिर्फ प्राथमिक और मध्यम स्तर का कबाड़ क्यों भरा है। असल में सारी उच्च श्रेणी की तकनीकें तुम बाप बेटे ने अपने कब्जे में कर रखी हैं। रुद्र के दिमाग में बिजली कौंधी और उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। इतनी बेहतरीन युद्ध तकनीकें खानदान के अन्य होनहारों को न देकर खुद चुरा कर बैठना। ये लोग तो राठौर परिवार को अंदर से खोखला करने वाले दीमक हैं। अगर खानदान की बागडोर लंबे समय तक इन भ्रष्ट लोगों के हाथों में रही, तो इसका विनाश होना तय है। ये सोचकर रुद्र का खून खौल उठा। हा, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? पर तू कर भी क्या सकता है, एक मरे हुए कचरे। आदित्य पागलों की तरह हंसने लगा। रुद्र को गुस्से में देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। रक्त अजगर के वे तीनों मुके पूरी तबाही मचाने के इरादे से रुद्र से टकराने ही वाले थे। ठीक उसी पल रुद्र ने एक जोरदार गर्जना की और अपना दाहिना मुक्का हवा में तान दिया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हवा को चीरने वाली एक भयानक और लगातार गूंज उठी। रुद्र का मुक्का किसी आंधी की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उन तीनों रक्त अजगर मुक्कों के परखच्चे उड़ा दिए। उसकी बची हुई खौफनाक ताकत सीधा आदित्य के हाथ से जा टकराए। बूम! आदित्य को लगा जैसे उसका हाथ जड़ से उखड़ गया हो। एक चुभने वाले दर्द के साथ उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह झटके से पीछे हट गया। अगर उसकी सर्प शक्ति का सुरक्षा कवच न होता, तो आज उसका हाथ पक्का धड़ से अलग हो जाता। नामुमकिन। यह एक उच्च श्रेणी की तकनीक थी, इसने इसे इतनी आसानी से कैसे रोक लिया? आदित्य का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। दर्द के मारे उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उसे एहसास हुआ कि रुद्र ने इस प्रहार को रोकने के लिए अपनी रक्त शक्ति का इस्तेमाल तक नहीं किया था। ये कैसे हो सकता है?
उच्च श्रेणी की यह तकनीक तुम्हारे जैसे नालायक के हाथों में पड़कर बर्बाद हो गई है। रुद्र ने तिरस्कार से माथा सिकोड़ा। उसकी आंखों में आदित्य के लिए सिर्फ और सिर्फ मजाक था। 8,000 किलो की ताकत वैसे तो आत्मनिर्माण के चौथे चरण के बराबर थी, जो कि काफी शक्तिशाली मानी जाती है, पर रुद्र के 25,000 किलो वाले फौलादी शरीर के सामने ये किसी तिनके के बराबर थी। रुद्र ने केवल अपने शारीरिक बल का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया था और आदित्य को हवा में उड़ा दिया था। वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। बदतमीज, लगता है जब तक मैं अपना असली कहर नहीं दिखाऊंगा तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं होगा। तूने खुद अपनी मौत बुलाई है। आदित्य दहाड़ा। उसने अपने शरीर की खून की आखिरी बूंद तक की शक्ति को जगा लिया। उसके पूरे शरीर पर एक खौफनाक खूनी चमक उठने लगी, जो एक असली सर्प की तरह उसके चारों ओर लिपटने और रेंगने लगी। तो यह है तुम्हारी सर्प शक्ति का असली रूप। रुद्र ने गहरी सांस ली, पर उसकी आंखों का मजाक कम नहीं हुआ। भले ही यह 7वें दर्जे की शक्ति थी, पर रुद्र के आदि ड्रैगन के आगे यह एक रेंगते हुए केचुए से ज्यादा कुछ नहीं थी। वैसे भी आदित्य अभी आत्मनिर्माण के तीसरे चरण पर ही था। अगर वह रक्त अजगर मुष्टि का पूरा जोर भी लगा दे, तब भी वह रुद्र का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। बहुत हो गया तुम्हारा ये तमाशा, अब मेरे पास तुम जैसे कीड़ों के लिए समय नहीं है। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी और अचानक आदित्य की ओर लपक पड़ा। इस बार दुश्मन के प्रहार का इंतजार करने के बजाय रुद्र ने खुद हमला बोल दिया। मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तेरी यह आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। आदित्य के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। उसके शरीर पर लिपटी वह खूनी ऊर्जा एक विशाल और मोटे रक्त सर्प में बदल गई और सीधे रुद्र को डसने के लिए आगे बढ़ी। फिसस। उस खूनी सांप के मुंह से निकलने वाली फुफकार किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थी। सर्प शक्ति में विनाशकारी ताकत होती है, ये दुश्मन की रक्त शक्ति को चूस सकती है। अगर कोई इसमें एक बार जकड़ जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन रुद्र के होठों पर अभी भी वह ठंडी मुस्कान तैर रही थी। आदित्य का स्तर केवल तीसरे चरण का था। अगर इस जादुई सांप की पूरी ताकत भी जोड़ दी जाए, तब भी प्रहार 10,000 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। रुद्र के लिए यह एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं था। 7वें दर्जे की शक्ति, इसे तो मैं मजाक में कुचल दूंगा। रुद्र ने गर्जना की। उसकी दाहिनी मुट्ठी एक विशाल हथौड़े की तरह उठी और सीधे उस भयानक रक्त सर्प के सिर पर जा टकराए। इस बार भी उसने अपनी रक्त शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, यहां तक कि अपने शारीरिक बल का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। बूम! एक भयानक धमाके के साथ रुद्र की प्रचंड ताकत उस सांप के सिर पर गिरी। उस खौफनाक रक्त सर्प की चमक पलक झपकते ही फीकी पड़ गई। आऊं! उस जादुई सांप के मुंह से एक दर्दनाक और अजीब सी चीख निकली। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत दरारें पड़ गईं, लेकिन दरारों से खून नहीं, बल्कि लाल रंग की रोशनी बाहर फूटने लगी। ये लाल रोशनी असल में आदित्य की खुद की रक्त शक्ति थी, जो हवा में भाप बनकर उड़ने लगी। उसी पल आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की ऊर्जा किसी झरने की तरह बहकर खत्म हो रही है। ये ठीक नहीं है। आदित्य चीखा और हड़बड़ाहट में अपनी रक्त शक्ति को वापस खींचने लगा। वह घायल सर्प चीखता हुआ वापस पलटा और पलक झपकते ही आदित्य के शरीर में समा गया। आदित्य का चेहरा किसी मुर्दे जैसा सफेद हो चुका था। उसके शरीर की ऊर्जा और स्तर अचानक से बहुत नीचे गिर गए, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में दहशत की लहर दौड़ गई। तूने मुझ पर कौन सा काला जादू किया है? आदित्य की आंखें खौफ से फड़क रही थीं। रुद्र ने केवल एक मुक्के से उसकी सर्प शक्ति को चकनाचूर कर दिया था। यह आदित्य के लिए किसी खौफनाक बुरे सपने जैसा था। काला जादू, मुझे लगता है तेरे दिमाग में ही कचरा भरा है। रुद्र को अब इस कीड़े से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना दाहिना मुक्का सीधे आदित्य के सीने पर जड़ दिया। तेरी इतनी हिम्मत! आदित्य का चेहरा दर्द से ऐंठ गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वह हवा में उड़ता हुआ कई फीट दूर जाकर जमीन पर धड़ाम से गिरा। रुद्र ने तिरस्कार से सिर हिलाते हुए एक ठंडी हंसी हंसी। बस इतनी सी ताकत थी और मुझे कचरा कहता है? सच कहूं तो तू कचरे से भी बदतर है, एक नंबर का घटिया कचरा। रुद्र ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा और आगे बढ़कर अपना भारी पैर सीधे आदित्य के चेहरे पर रख दिया। तूने मुझे चोट पहुंचाई। रुद्र, तू अब जिंदा नहीं बचेगा। तेरी मौत पक्की है। आदित्य के दर्दनाक और खिसियाए हुए चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। जमीन पर पड़े जयंत और फनी डर के मारे सिकुड़ चुके थे।
उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ था। उन्हें लग रहा था कि यह सब कोई बहुत खौफनाक बुरा सपना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। इतनी मेहनत मुफ्त में तो नहीं की जा सकती, मुझे अपने अपमान का ब्याज इंटरेस्ट भी तो वसूलना है। रुद्र अचानक मुड़ा। आदित्य, जयंत और फनी की डरी हुई नजरों के सामने वह एक खौफनाक मुस्कान के साथ वापस उनकी ओर बढ़ा। तू क्या करने वाला है? मेरे पिता बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर हैं। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? आदित्य की बात पूरी होने से पहले ही रुद्र ने उसके चेहरे पर एक और जोरदार लात दे मारी। रुद्र एक एक करके उन तीनों के चेहरों को अपने जूतों से कुचलता गया और उनकी कमर से उनकी कीमती पैसों की थैलियां, स्टोरेज बैग्स, निकाल ली। इसे मेरे समय की बर्बादी का ब्याज समझो। लेकिन अगर अगली बार तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ये थैलियां नहीं बल्कि तुम्हारी जान लूंगा। रुद्र ने एक खौफनाक हुंकार भरी। उसकी आंखों में मौत की ठंडक थी। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ उन तीनों के चेहरों पर फिर से अपना जूता रगड़ा और शान से वहां से निकल पड़ा। रुद्र राठौर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुद्र, मैं तुझे जान से मार दूंगा। रुद्र, तू अपनी मौत खुद बुला रहा है। पीछे से उन तीनों की दर्दनाक और आंसुओं से भरी गालियां गूंज रही थीं। लेकिन रुद्र बिना पीछे देखे एक ठंडी हंसी के साथ आगे बढ़ता गया। अध्याय 22, दरबार में बवाल। आत्मा खड्ग अकादमी की परीक्षा सिर पर थी और रुद्र अभी अपने असली पत्ते हुकुम का इक्का किसी के सामने नहीं खोलना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी रक्त शक्ति का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया था। वरना आदित्य और उसके दोनों चमचे आज जिंदा अपने पैरों पर वापस नहीं लौटते। अपनी भड़ास निकालने के बाद रुद्र का मूड एकदम मस्त था, पर वह ये भी जानता था कि उसने एक नई मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन अगर वह खून का घूंट पीकर रह जाता तब भी कोई फायदा नहीं था। लोग उसे सिर्फ एक दबा हुआ कीड़ा समझते और वह कभी भैरव राठौर और उसके बेटे के चंगुल से आजाद नहीं हो पाता। इसलिए उसने बर्दाश्त करना छोड़ दिया। ईंट का जवाब पत्थर से। एक असली मर्द को ऐसा ही होना चाहिए। जहां तक बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर के रिएक्शन की बात थी, रुद्र को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यह तो कोई अंधा भी बता सकता था कि जब उस बुढ़े को यह पता चलेगा तो वह आग बबूला हो जाएगा और रुद्र को कुचलने के लिए और भी खौफनाक चालें चलेगा। पर रुद्र डरा नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो जब मुसीबत आएगी तब देखी जाएगी। पहाड़ के पास पहुंचकर रास्ता मिल ही जाता है और नदी आने पर पुल भी बन जाता है। और अगर सच में बात बिगड़ गई तो ये दुनिया बहुत बड़ी है। एक स्वाभिमानी मर्द के लिए आशियाने की क्या कमी। रुद्र को लगा कि पिछले कई महीनों बल्कि सालों में आज का दिन सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। अपने कमरे में लौटकर वह लूटे हुए खजाने को गिनने के लिए उतावला हो उठा। उन 3 थैलियों में से केवल आदित्य की थैली ही एक जादुई संग्रहण थैली स्टोरेज बैग थी, बाकी दोनों तो साधारण कपड़े की थैलियां थीं। हालांकि उनमें कोई युद्ध तकनीक तो नहीं मिली, लेकिन आदित्य की थैली से 5000 चांदी के सिक्कों के नोट और 30 मृदा रक्त वटियां निकली। जयंत और फनी की थैलियां गरीबों जैसी थीं, दोनों में सिर्फ 250 चांदी के नोट थे, यानी कुल मिलाकर 500 सिक्के। हाँ, 250, एकदम 250 के नमूनों जैसी रकम। रुद्र ने हंसते हुए सिर हिलाया। इन पैसों को संभालने के बाद उसने चुपचाप हिसाब लगाया। अकादमी की परीक्षा में बस कुछ ही दिन बचे थे। इतने कम समय में अपना स्तर बढ़ाना बहुत मुश्किल था। वह अभी अभी आत्मनिर्माण के 5वें चरण पर पहुंचा था और अपनी स्थिति को अच्छे से समझता था। आदि ड्रैगन के रक्त को शरीर में मिलाने के बाद भले ही उसकी ताकत और शरीर फौलादी हो गए थे, पर एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। उसके शरीर को अब बहुत ज्यादा औषधियों और संसाधनों की जरूरत थी, जिससे उसका अगला स्तर पार करना और भी कठिन हो गया था। जिस स्तर को पार करने के लिए दूसरों को सिर्फ कुछ दर्जन मृदा रक्त वटियों की जरूरत होती, रुद्र को उसके लिए कई गुना ज्यादा वटियां चाहिए थी। यह तो शुक्र था कि उसने कालधनवन पर्वतमाला में इतने सारे राक्षसों का रक्त सोख लिया था, वरना सिर्फ उन 100 वटियों और जड़ी बूटियों से वह इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। खैर, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। इतनी भारी मात्रा में संसाधन सोखने के कारण ही उसे यह खौफनाक ताकत मिली थी। इतने कम समय में स्तर बढ़ाना मुमकिन नहीं है। इन बचे हुए दिनों में मुझे सिर्फ अपने शरीर को और मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। रुद्र ने सिर हिलाया और अपना मन पक्का कर लिया। शरीर जितना फौलादी होगा, विस्फोटक आत्मा मुष्टि का कहर उतना ही खौफनाक होगा। अगर स्तर न भी बढ़े तो शरीर मजबूत होने से ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। रुद्र ने पैसे समेटे, तुरंत राठौर महल से निकला और सीधे श्रेष्ठ एंटरप्राइजेस की ओर चल पड़ा।
धड़ाम, उसे उल्टा लटका दो, यह पागलपन है। राठौर परिवार के मुख्य दरबार में बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर की भारी हथेली जोर से मेज पर पड़ी, जिससे एक भयानक गूंज उठी। इस हथेली में इतना गुस्सा था कि लाल चंदन की उस पुरानी मेज के किनारे पर हाथ का गहरा निशान छप गया। बड़े बुजुर्ग, शांत हो जाए। हो, इस मरे हुए कचरे रुद्र ने लगता है शेर का दिल खा लिया है, जो इसने छोटे मालिक आदित्य पर हाथ उठाने की जुर्रत की। ये बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे कचरे को खानदान में रखने का कोई फायदा नहीं। इसके हाथ पैर तोड़ दो, इसकी बची खुची शक्तियां छीन लो और इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। दरबार में मौजूद सभी लोग गुस्से से उबल रहे थे और उन्होंने मिलकर रुद्र के खिलाफ एक निंदा सभा खोल दी। भले ही रुद्र वहां मौजूद नहीं था, पर इससे उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। सब एक दूसरे से आगे बढ़कर रुद्र को गालियां दे रहे थे। पूरे दरबार में सिर्फ शोर शराबा गूंज रहा था। अरे, क्या आप लोगों को ये सब बहुत अजीब नहीं लगता? रुद्र तो एक निष्प्राण रक्त वाला इंसान है, जबकि आदित्य आत्मनिर्माण के तीसरे चरण का मास्टर है। फिर दोनों की लड़ाई का ऐसा खौफनाक नतीजा कैसे हो सकता है? एक अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने माथे पर बल डाला और अपनी शंका जाहिर की। हाँ, ये बात सच में बहुत अजीब है। अचानक सब लोग शांत हुए और एक दूसरे का मुंह देखते हुए सिर हिलाने लगे। भैरव राठौर का चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था और उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। मेरे बेटे के अनुसार पता नहीं रुद्र ने कौन सा काला जादू टैबू सॉर्सरी सीख लिया है, उसकी ताकत अकल्पनीय है। ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर मेरा बेटा आदित्य अपनी सर्प शक्ति का इस्तेमाल करके भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। शुक्र है कि उसे कोई अंदरूनी गहरी चोट नहीं आई, वरना अकादमी की इस परीक्षा में हमारे खानदान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। भैरव राठौर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, उसकी आंखें खौफनाक रूप से जहरीली हो चुकी थीं। वह अभी के अभी जाकर रुद्र का गला घोंटना चाहता था, पर खानदान के कुछ नियम थे। बड़े बुजुर्ग होने के नाते सबकी नजरें उस पर थीं, इसलिए सरेआम किसी परिवार वाले से ऐसा बदला लेना उसके लिए मुश्किल था। बड़े बुजुर्ग, आप चिंता न करें। आदित्य ने यकीनन कोई लापरवाही की होगी जिसका रुद्र ने फायदा उठा लिया। भले ही रुद्र एक कचरा है, पर उसका शारीरिक बल कम नहीं है। और अगर सच में उसने कोई काला जादू सीखा है, तो उसमें ऐसी ताकत आना लाजमी है। उसी अधेड़ बुजुर्ग ने भैरव को तसल्ली देते हुए कहा, एक निष्प्राण रक्त इंसान अचानक इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वर्जित गुप्त विद्या टैबू सीक्रेट टेक्निक के अलावा इसका और कोई कारण हो ही नहीं सकता। सबने एक दूसरे की ओर देखा और इस बात पर हामी भरी। उन पुरानी और खौफनाक वर्जित विद्याओं की कहानियों को याद करके उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उनके चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। अगर इस लड़के को तुरंत खानदान से नहीं निकाला गया, तो ये हमारे लिए काल बन जाएगा। मुखिया जी, आपकी क्या राय है? भैरव राठौर ने अपनी जहरीली नजरों से मेज के पास बैठे मुखिया वीरेंद्र राठौर की ओर देखा। मुखिया वीरेंद्र एक तेज तर्रार अधेड़ उम्र का इंसान था। उसका चेहरा सख्त था, शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी और उसकी पैनी आंखों में एक गहरी खामोशी थी। अगर रुद्र सच में वर्जित विद्याओं का अभ्यास कर रहा है, तो हमारा खानदान उसे पनाह नहीं दे सकता। बड़े बुजुर्ग, आप खुद इस मामले को संभाल लीजिए। मुखिया वीरेंद्र ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसे इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका खुद का बेटा विक्रम राठौर साल भर से बाहर रहकर अभ्यास कर रहा था। उसके पास 7वें दर्जे की अग्निवृक्ष फायर वुल्फ शक्ति थी और इस बार उसका अकादमी में चुना जाना तय था। मुखिया वीरेंद्र के लिए रुद्र जैसे कचरे का जिंदा रहना या मर जाना कोई मायने नहीं रखता था। मुखिया जी का फैसला महान है। भैरव राठौर ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। वह इस जवाब से बहुत संतुष्ट था। सच कहा जाए तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे और भैरव को पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। भैरव राठौर का चेहरा और भी सख्त हो गया और उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, तो फिर इस बात पर मुहर लगती है। मैं ऐलान करता हूं कि रुद्र राठौर को इसी वक्त से खानदान से निकाला। जरा रुको। ठीक उसी पल एक भारी और गहरी आवाज दरबार में गूंज उठी। वह आवाज सुनते ही सबके सब सन्न रह गए, यहां तक कि मुखिया वीरेंद्र और बड़े बुजुर्ग भैरव का शरीर भी अकड़ गया। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंट गई और रास्ता छोड़ दिया। एक सफेद बालों वाले, बेहद प्रभावशाली और गहरी ऊर्जा वाले बुजुर्ग धीरे धीरे दरबार में दाखिल हुए। दादाजी, आप यहाँ कैसे? खानदान के इस सबसे बड़े बुजुर्ग को आते देख वीरेंद्र और भैरव तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और बेहद सम्मान के साथ झुककर उनका अभिवादन किया।
ये राठौर खानदान के इकलौते परम बुजुर्ग सुप्रीम एल्डर दादा परशुराम थे। भले ही उनके पास सीधे तौर पर कोई सत्ता या ताकत नहीं थी, पर लोगों के दिलों में उनका रुतबा मुखिया से भी कहीं ज्यादा था और उनका सम्मान सबसे ऊपर था। अध्याय 23, एक खौफनाक मेहमान। परम बुजुर्ग दादा परशुराम ने अपना हाथ हिलाया और मुखिया वीरेंद्र के बगल वाली मुख्य कुर्सी पर बैठ गए। ये देखकर मुखिया वीरेंद्र और बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर भी वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तुम लोग रुद्र के साथ क्या सुलूक करने वाले हो? दादा परशुराम की नजरें मुखिया वीरेंद्र से होती हुई धीरे से भैरव राठौर के चेहरे पर जा टिकी। उनकी शांत आंखों से एक अदृश्य और भारी दबाव निकल रहा था। भैरव राठौर की आंखें फड़की और उसका चेहरा सख्त हो गया। दादाजी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मैंने मुखिया जी के साथ विचार विमर्श कर लिया है और हमने तय किया है कि हम रुद्र की सारी शक्तियां छीनकर उसे हमेशा के लिए खानदान से निकाल देंगे। पूरा दरबार शमशान की तरह शांत हो गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब देखना चाहते थे कि दादा परशुराम के अचानक आने का असली मकसद क्या है। ओह! दादा परशुराम ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उनकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। खानदान से निकालने के बाद वह लड़का कहाँ जाएगा? भैरव राठौर की आंखें फिर फड़की। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादा परशुराम ये सवाल पूछेंगे। जब उसे खानदान से धक्के मारकर निकाल ही दिया, तो वो कहाँ मरता है, इससे मुझे क्या मतलब? भले ही भैरव के मन में यही चल रहा था, पर वह दादा परशुराम के मुंह पर इतनी बदतमीजी नहीं कर सकता था। इससे उसका अपना रुतबा खराब होता। भैरव राठौर ने माथा सिकोड़ा और बेहद बेरहमी से कहा, खानदान के पुराने नियमों के अनुसार जिसे भी निकाला जाता है, उसे कालधनवन पर्वतमाला के खूंखार राक्षसों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। रुद्र के लिए भी यही नियम लागू होगा। दादा परशुराम का चेहरा उतर गया। उन्होंने मुड़कर मुखिया वीरेंद्र की ओर देखा। मुखिया जी, क्या आपका भी यही फैसला है? अरे दादाजी, मैंने इस मामले को सुलझाने का पूरा अधिकार बड़े बुजुर्ग भैरव को दे दिया है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वीरेंद्र राठौर ने एक नकली और माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ सारा मामला भैरव के सिर मर दिया। भैरव राठौर ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा, जी हाँ, रुद्र ने बिना किसी बात के मेरे बेटे को बुरी तरह घायल किया है। इस अक्षम्य अपराध के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए और अब किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जाहिर है, वह दादा परशुराम का रत्ती भर भी सम्मान नहीं कर रहा था। दादा परशुराम कुछ पल शांत रहे और फिर एक कड़क आवाज में बोले, मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है। भैरव राठौर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। दादाजी, क्या आप उस कचरे रुद्र को बचाने के लिए खानदान के नियमों को चुनौती दे रहे हैं? दादा परशुराम ने उसे ठंडी नजरों से घूरा और उनकी आंखों में एक पैनी चमक दौड़ी। जहां तक मुझे पता है, रुद्र और आदित्य के बीच आमने सामने की निष्पक्ष लड़ाई हुई थी। बल्कि रुद्र तो अकेला 3 लोगों आदित्य, जयंत और फणीक से लड़ रहा था। लड़ाई में मुक्कों की कोई आंखें नहीं होती, चोट लगना लाजमी है। अगर इस लड़ाई में आदित्य की जगह रुद्र घायल हुआ होता, तो क्या तब भी तुम अपने बेटे आदित्य को खानदान से निकाल देते? यह भैरव राठौर की बोलती बंद हो गई। पर फिर वह ढिठाई से बोला, यह बात अलग है। रुद्र ने न सिर्फ आदित्य को, बल्कि जयंत और फणी को भी बुरी तरह मारा है। उसके पाप इतने बड़े हैं कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। भैरव की इस ढिठाई को देखकर दादा परशुराम की भौहें और तन गईं। रुद्र पहले ही एक निष्प्राण रक्त वाला इंसान था और अनन्या वर्मा ने भी उसे सरेआम ठुकरा दिया था। ऐसे में अगर उसकी शक्तियां छीनकर उसे कालधनवन में फेंक दिया गया, तो इसका सीधा मतलब उसकी हत्या करना ही था। भले ही रुद्र का तरीका गलत हो, पर उसकी सजा इतनी क्रूर नहीं हो सकती। और यह मत भूलो कि वह तुम्हारे पूर्व मुखिया देवराज राठौर जिंगमिंग का इकलौता खून है। मैं तुम्हें उसके साथ ऐसा जानवरों वाला सलूक करने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। दादा परशुराम ने कड़कते हुए कहा। उस अभागे लड़के के लिए दादा परशुराम के दिल में हमेशा एक हमदर्दी और अपराधबोध रहता था। न सिर्फ उसके दुखों के कारण, बल्कि उसके महान पिता देवराज राठौर के उन एहसानों के कारण भी जो उन्होंने मुखिया रहते हुए खानदान पर किए थे। यह सुनकर भैरव राठौर कुटिलता से हंसा। देवराज राठौर, हो, आपको उसका नाम लेते हुए शर्मानी चाहिए। वह इस खानदान के नाम पर एक बड़ा कलंक था। जब उसकी वह रहस्यमयी बीवी उसे छोड़कर भागी थी, तो उसे भी इस छोटे से जानवर को यहीं मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था। जबान संभालो भैरव। दादा परशुराम का गुस्सा फूट पड़ा।
उनकी आंखों से एक खौफनाक बिजली कौंधी, जिससे भैरव का दिल एक पल के लिए दहल गया। पिछले कुछ सालों से रुद्र की मां का नाम पूरे राठौर खानदान में एक शापित विषय टैबू बन चुका था, जिसका नाम लेने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। भैरव ने अपनी हद पार कर दी थी, जिससे दादा परशुराम पूरी तरह भड़क गए थे। भैरव को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो नहीं बोलना चाहिए था। उसके चेहरे पर डर की एक लकीर दौड़ी, पर उसने खुद को संभालते हुए एक नकली और अजीब सी हंसी हंसी। हा, दादाजी, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? वह औरत तो न जाने कितने सालों पहले यहां से जा चुकी है। किसी को नहीं पता कि वह जिंदा भी है या मर गई। और अब तो देवराज भी इस दुनिया में नहीं है। उस औरत का हमारे खानदान से अब कोई वास्ता नहीं है। भैरव ने यह बात दादा को शांत करने से ज्यादा खुद को तसल्ली देने के लिए कही थी। जब भी उस रहस्यमयी औरत का जिक्र होता था, तो जिसने भी उसे देखा था, उसकी रूह कांप जाती थी। भैरव राठौर भी इसका अपवाद नहीं था। दादा परशुराम ने अपने गुस्से को काबू में किया और बोले, चाहे जो भी हो, मैं रुद्र की शक्तियां छीनने और उसे खानदान से निकालने के तुम्हारे इस घिनौने फैसले को कभी मंजूरी नहीं दूंगा। मुझे डर है कि अब इस मामले में आपकी नहीं चलेगी दादाजी। रुद्र ने न सिर्फ मेरे बेटे को, बल्कि प्रिया, जयंत और फनी को भी बुरी तरह घायल किया है। उसके पाप क्षमा करने लायक नहीं है। मेरा फैसला पत्थर की लकीर है और यह कभी नहीं बदलेगा। भैरव राठौर ने दादा परशुराम के आदेश को सरेआम ठुकरा दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। खानदान के परम बुजुर्ग की बातों की अब कोई कीमत नहीं रह गई थी। राठौर खानदान की हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। भैरव, तुम्हारी इतनी हिम्मत! दादा परशुराम का शरीर गुस्से से कांपने लगा, पर वे कुछ कह नहीं पाए। परम बुजुर्ग होने के नाते वे सिर्फ एक सम्मानित मूर्ति थे। असल सत्ता तो इन दोनों वीरेंद्र और भैरव के हाथों में ही थी। दरबार का माहौल एकदम घुटन भरा और शर्मनाक हो चुका था। ठीक उसी पल एक नौकर बदहवास हालत में हांफता हुआ मुख्य दरबार की ओर भागा चला आया। मुखिया जी, बड़े बुजुर्ग, दरवाजे पर कोई मेहमान आया है। मेहमान? इस वक्त अचानक कौन आ गया? मुखिया वीरेंद्र ने अचरज से पूछा। अकादमी की परीक्षा सिर पर थी और तेजपुर शहर के सभी खानदान सिर्फ अपनी तैयारियों में लगे थे। बिना किसी खास काम के कोई किसी से मिलने नहीं जाता था। इस अचानक आए मेहमान ने वीरेंद्र को उलझन में डाल दिया। नौकर की बात सुनकर भैरव राठौर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो दादा परशुराम ने उसका मूड खराब कर रखा था, और ऊपर से रुद्र को सजा सुनाने के एन मौके पर इस बेवकूफ नौकर ने आकर सारा काम रोक दिया। कौन है वो बिना आंखों का अंधा जो न सुबह देखा न शाम, बस मुंह उठाकर आ गया? हरामजादे! भैरव ने अपना सारा गुस्सा उस बेचारे नौकर पर उतार दिया। क्या तुझे दिखता नहीं कि मैं मुखिया जी के साथ एक बेहद जरूरी मसले पर बात कर रहा हूँ? कौन सा फालतू मेहमान आ गया है? मेरे पास फालतू लोगों के लिए कोई समय नहीं है। उसे बाहर ही इंतजार करने को कहो। दरबार के खत्म होने के बाद ही मैं किसी से बात करूंगा। भैरव राठौर के ये ताने असल में उस नौकर के लिए नहीं, बल्कि दादा परशुराम को नीचा दिखाने के लिए थे। दादा परशुराम का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखों में घोर निराशा छा गई। नौकर डर के मारे कांप रहा था। उसका चेहरा लाल पीला हो गया, पर वह वहां से हिला नहीं। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर हकलाते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग, वो जो मेहमान आए हैं। अबे ओ गधे की औलाद, तू अभी तक यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? भैरव राठौर पागलों की तरह चीखा, क्या तेरे कान बहरे हो गए हैं? निकल जा यहाँ से, और उस कचरा मेहमान को भी धक्के मारकर बाहर निकाल दे। गेट आउट! नौकर ने कांपते और रोते हुए स्वर में कहा। बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कहा है कि वे आत्मा खड्ग अकादमी, स्पिरिट स्वॉर्ड अकेडमी से आए हैं। क्या सच में मैं उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? मैंने कहा न उसे धक्के मार। भैरव राठौर की गालियों भरी गर्जना अचानक बीच में ही रुक गई, मानो किसी ने उसके गले को लोहे के शिकंजे से कस दिया हो। उसका चेहरा पलक झपकते ही पत्थर की तरह जम गया। क्या कहा तूने? फिर से बोल, कौन सी अकादमी? भैरव राठौर की आंखों में एक भयानक दहशत दौड़ गई और उसके होंठ बुरी तरह फड़फड़ाने लगे। अध्याय 24, अकादमी की दूत। मुखिया वीरेंद्र राठौर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह झटके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कौन आया है? साफ साफ बता। नौकर डर के मारे कांप रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग,
मुखिया जी, जो लोग आए हैं उनका कहना है कि वे आत्मा खड्ग अकादमी से हैं। धड़ाम, वीरेंद्र राठौर ने लाल चंदन की उस भारी मेज पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और दहाड़ा, तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? उसने गुस्से से बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर की ओर देखा। वीरेंद्र का चेहरा खौफ से भद्दा हो चुका था, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आई थीं। आत्मा खड्ग अकादमी एक ऐसी महाशक्ति थी जिससे दुश्मनी मोल लेने के बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उन्हें अगर 100 जन्मों की हिम्मत भी दे दी जाए, तब भी वे अकादमी के लोगों का अपमान करने की जुर्रत नहीं करेंगे। भैरव, तेरे बेटे और रुद्र के बीच जो भी हुआ है, उसे अभी यहीं छोड़। चुपचाप मेरे पीछे आ और अकादमी के मेहमानों का स्वागत कर। वीरेंद्र राठौर ने फटकार लगाए और तेज कदमों से दरबार के बाहर निकल गया। भैरव राठौर ने एक कड़वा घूंट पिया। उसका चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ चुका था, पर उसके पास वीरेंद्र के पीछे पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर कोई आम मेहमान होता, तो वे आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे रहते और नौकरों को उन्हें अंदर लाने का हुक्म दे देते। लेकिन आत्मा खड्ग अकादमी के लोगों के साथ ऐसी कोताही बरतना अपनी कब्र खुद खोदने जैसा था। अगर मेहमान जरा भी नाराज हो गए, तो राठौर खानदान उनकी एक फूंक से राख हो जाएगा। दादा परशुराम ने एक लंबी और सुकून भरी सांस छोड़ी। उनके सिकुड़े हुए माथे की लकीरें थोड़ी कम हुई, पर उनके दिल का बोझ अभी पूरी तरह हल्का नहीं हुआ था। भले ही भैरव की खौफनाक साजिश अभी टल गई थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रुद्र की जान अभी भी सूली पर लटकी हुई थी। कुछ ही पलों में एक बेहद शानदार और सोने से जड़ी हुई जादुई बग्घी गोल्डन बीस्ट कैरेज राठौर महल के अहाते में दाखिल हुई और मुख्य दरबार के ठीक सामने आकर रुकी। बग्घी का दरवाजा खुला और आत्मा खड्ग अकादमी के सफेद बादलों जैसे रेशमी लिबास व्हाइट क्लाउड ब्रोकेड पहने दो बेहद खूबसूरत महिलाएं धीरे धीरे बाहर निकली और राठौर महल की जमीन पर कदम रखा। दोनों महिलाएं लंबी और गजब की हसीन थीं। उनके रोम रोम से एक शाही और दिव्य आभा छलक रही थी। दोनों का अपना अलग ही आकर्षण था। उनकी बड़ी और सुंदर आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, उनके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे और उनकी नाक किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी तराशी हुई थी। जो भी उन्हें देखता बस मुग्ध होकर देखता ही रह जाता। इन दो स्वर्ग की अप्सराओं को देखकर राठौर परिवार के लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। वे सब बिना कहे सम्मान के साथ रास्ते के दोनों ओर कतार बनाकर खड़े हो गए। वीरेंद्र और भैरव राठौर ने अपनी लारगूटी और बग्घी के पास पहुंचते ही बेहद भक्ति भाव से झुककर प्रणाम किया। राठौर खानदान का मुखिया वीरेंद्र और बड़ा बुजुर्ग भैरव अकादमी की दोनों महान दूतों का स्वागत करते हैं। मुझे लगा था कि तेजपुर शहर ही खस्ताहाल है, पर यह राठौर महल तो उससे भी ज्यादा कबाड़खाना है। अगर मुझे पहले पता होता, तो मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी कभी नहीं आती। सुहानी वैंक, मुझे इन देहातियों के मुंह नहीं लगना, तुम ही इनसे बात करो। थोड़ी सी भरी हुई और बेहद आकर्षक महिला ने अपनी खूबसूरत भौहें चढ़ाई और तिरस्कार भरी नजरों से चारों ओर देखा। ही, ठीक है लावण्या लुओलैन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अकादमी की चारदीवारी में इतने लंबे समय तक रहने के बाद हमें बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। मुझे तो तेजपुर शहर बहुत प्यारा और होनहार लोगों का गढ़ लगता है। सुहानी ने एक बेहद मीठी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और वीरेंद्र व भैरव का अभिवादन स्वीकार किया। मुखिया जी, बड़े बुजुर्ग, हम आत्मा खड्ग अकादमी की दूत हैं। मेरा नाम सुहानी है और ये लावण्या है। सुहानी की वह कोयल जैसी मीठी आवाज सुनकर वीरेंद्र और भैरव के कानों में रस घुल गया। वे मन ही मन अपनी पत्नियों को कोसने लगे कि काश उनके पास भी ऐसी हसीन और जादुई औरतें होती, तो जिंदगी जन्नत बन जाती। जी, महान दूतों ने इतनी लंबी यात्रा की है, आप जरूर थक गई होंगी। कृपया अंदर दरबार में पधारें और विश्राम करें। कुछ पल तक ख्यालों में खोए रहने के बाद वीरेंद्र राठौर हड़बड़ाया और उसने दोनों को पूरे सम्मान के साथ दरबार में आमंत्रित किया। दादा परशुराम अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने दूतों को अंदर आते देखा, तो वे भी सम्मान में खड़े हो गए। औपचारिक अभिवादन के बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। घमंडी लावण्या लगातार दरबार की सजावट को तिरस्कार भरी नजरों से घूर रही थी। राठौर परिवार की नजरों में ये दरबार जो स्वर्ण महल के समान था, वह लावण्या की नजरों में किसी गरीब की झोपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसका मन यहाँ एक पल भी रुकने का नहीं कर रहा था।
वहीं सुहानी के चेहरे पर हमेशा एक शांत और शालीन मुस्कान तैर रही थी, जो दिखा रही थी कि वह किसी भी माहौल में आसानी से ढल सकती है। मुझे यकीन है कि मुखिया जी और बड़े बुजुर्ग ये सोचकर हैरान होंगे कि हम परीक्षा के तय समय से इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई। सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं, आपकी इतनी हिम्मत कहाँ, आपका यहाँ आना तो हमारे राठौर खानदान का परम सौभाग्य है। हम तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। वीरेंद्र राठौर ने हड़बड़ाते हुए हाथ जोड़े। सच तो ये था कि वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था कि ये दूत अचानक यहाँ क्यों आ टपकी, लेकिन वह उन्हें नाराज करने के डर से अपनी जबान नहीं खोल पा रहा था। सुहानी धीरे से मुस्कुराई, मानो वह उनकी घबराहट समझ गई हो। हाँ, आप दोनों को इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम अकादमी वाले कोई सींगों वाले राक्षस या इंसान खाने वाले आदमखोर नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जी, दूत महोदया का बड़प्पन है। वीरेंद्र और भैरव की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी और उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। भले ही सुहानी बहुत मीठा बोल रही थी, पर वे जितने प्यार से बात कर रही थी, इन दोनों का डर उतना ही बढ़ रहा था। सुहानी और लावण्या दोनों के शरीर से एक खौफनाक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उनके इस अप्सरा जैसे रूप और कोमल शरीर के भीतर एक भयानक तबाही छिपी थी। ऐसे ताकतवर लोगों के सामने कोई भी इंसान थर-थर कांपेगा ही। खैर, तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मेरे इतनी जल्दी यहाँ आने के दो कारण हैं। पहला, आसपास के शहरों में परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेना। और दूसरा, एक छोटा सा काम है, जिसके लिए मुझे मुखिया जी और बड़े बुजुर्ग की मदद चाहिए। सुहानी ने अपनी बात सामने रखी। अरे मदद कैसी? दूत सुहानी, आप बस हुक्म कीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। वीरेंद्र राठौर ने हाथ बांधते हुए कहा। बिल्कुल, आपका हुक्म हमारे सिर माथे पर। आप बस एक बार बोलिए, आपका काम पलक झपकते ही हो जाएगा। भैरव राठौर ने अपना सीना ठोकते हुए पूरे जोश से कहा। वीरेंद्र का बेटा विक्रम और भैरव का बेटा आदित्य दोनों इस बार अकादमी की परीक्षा में बैठने वाले थे। अपने बेटों के भविष्य के लिए वे इन दूतों के तलवे चाटने और अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे, ताकि अकादमी की नजरों में उनके बेटों की अच्छी छवि बन सके। सुहानी ने धीरे से अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं, जिनमें एक रहस्यमयी चमक थी। क्या आपके खानदान में रुद्र राठौर जिंग टियन नाम का कोई युवक है? हो, मुझे लगा था कि तुम किसी बड़े काम से इतनी जल्दी आए हो, पर तुम तो बस इस फालतू काम के लिए आए हो। लावण्या ने माथा सिकोड़ा और तिरस्कार से मुंह फेर लिया। रुद्र राठौर, ये नाम सुनते ही वीरेंद्र और भैरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। खासकर भैरव राठौर, उसके दिल की धड़कनें तो जैसे रुक ही गईं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी का इरादा क्या है। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसका चेहरा बेहद उलझन भरा हो गया। क्यों? क्या कोई परेशानी है? सुहानी ने उनकी घबराहट भांप ली और अपनी भौहें चढ़ाकर एक ठंडी मुस्कान दी। वीरेंद्र राठौर ने अपनी आंखें घुमाई और एक नकली मुस्कान के साथ बोला। जी, मैं आजकल एकांतवास में अभ्यास कर रहा था, इसलिए खानदान के मामलों से थोड़ा दूर हूँ। बड़े बुजुर्ग भैरव इस बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं, वही आपको सही जवाब देंगे। सुहानी के इरादे न समझ पाने के कारण चालाक लोमड़ी वीरेंद्र ने सारा गर्म कोयला भैरव के हाथों में थमा दिया। कमीना लोमड़ी, भैरव ने मन ही मन वीरेंद्र को गालियां दी। उसकी हालत खराब थी, पर सुहानी की पैनी नजरों के सामने वह चुप भी नहीं रह सकता था। उसने अपना माथा सिकोड़ा और बेहद सावधानी से कहा, जी, हमारे खानदान में रुद्र नाम का एक लड़का है तो सही, पर मैं ये जानना चाहता था कि महान दूत सुहानी उस लड़के को कैसे जानती है। बस इतना काफी है कि वह लड़का यहाँ है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अकादमी की इस परीक्षा में वह कैसा प्रदर्शन करता है। सुहानी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उसके होठों पर एक बेहद रहस्यमयी मुस्कान छा गई। उसने भैरव के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी इस एक बात के बहुत गहरे मायने थे। सुहानी की यह बात सुनकर राठौर परिवार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए और उनका दिमाग सुन्न हो गया। अचानक दादा परशुराम की आंखें खुली और उनमें एक चमक दौड़ गई। रुद्र के लिए ये यकीनन किसी चमत्कार से कम नहीं था। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई वेब नॉवेल हमारी स्वयं की रचना नहीं है। इसके सभी कॉपीराइट और अधिकार मूल लेखक एवं प्रकाशक के पास सुरक्षित है। हम केवल एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।